हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ लक्ष्य जेई 2024 बैच में। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सब बढ़िया हो, एकदम मस्त। हाँ जी, अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो बेटा एक बार थम्स अप कर दो। हाँ, ऑडियो वीडियो ठीक है तो थम्स अप कर दो। सेशन को करेंगे स्टार्ट और लास्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 12th की फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। क्या नाम है? सरफेस केमिस्ट्री। हाँ जी, एक बार फटाफट से बताओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। वॉइस वाला तो अभी बढ़ा लेंगे, वॉइस तो बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। आवाज ठीक आ रही है ना? मतलब आवाज क्लियर है ना? फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़िया बढ़िया, एकदम जोरदार। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये जो चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, मैं आपको बता देता हूं। इस चैप्टर में मेनली हमें चीजें एनसीईआरटी से ही पढ़नी है, ठीक है ना? और एनसीईआरटी में क्या होता है ना, बस एक लाइन लिख देता है वो, हमें बस उसका मीनिंग समझना इधर, है ना? तो इसके लिए जो सबसे बढ़िया बुक है सरफेस केमिस्ट्री के लिए, वो सबसे बढ़िया बुक है आपकी एनसीईआरटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये होगा कि साहब ये जो चैप्टर है इससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर मैं जेई मेंस की बात करूं तो जेई मेंस में जनरली मतलब हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता, है ना? हर साल क्वेश्चन नहीं आता। यू मानो ऑल्टरनेट ईयर्स पे क्वेश्चन आता है। यस। और अगर बात करें एडवांस की, तो एडवांस में भी हर साल देखा गया ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। लगभग ऑल्टरनेट डेज पे, ऑल्टरनेट डेज नहीं सॉरी, ऑल्टरनेट ईयर्स पे लगभग 2 साल में कभी एक बार एडवांस में क्वेश्चन पूछ लिया, कभी 3 साल में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का मोटा मोटा वेटेज मैंने आपको बता दिया है। ऑलराइट, हाँ, ऑल्टरनेट ईयर्स। अरे लास्ट क्लास नहीं है भाई, लास्ट क्लास नहीं है। कोई कह रहा सर लास्ट क्लास है क्या? नहीं, आज लास्ट चैप्टर की फर्स्ट क्लास है ना? लास्ट चैप्टर की फर्स्ट क्लास है। ओके 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 ओके। हम्म। तो हाँ, जैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई ये जो चैप्टर है इसके लिए बोर्ड्स में नहीं है, बोर्ड्स के सिलेबस से हटा दिया है शायद इसको। सरफेस केमिस्ट्री जहां तक मुझे पता है, अब ना बहुत सारे लोग ज्यादा दिमाग लगाएंगे। बताओ क्या करेंगे वो ज्यादा दिमाग लगाएंगे, वो ये सोचेंगे अच्छा ऑल्टरनेट ईयर पे आता है, सर ने बोला था, इसका मतलब अगर इस साल आ लिया तो अगले साल नहीं आएगा क्वेश्चन। अबे ऑल्टरनेट ईयर का मतलब ऐसा नहीं है, कोई मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूं कि सर मैंने बोल दिया कि इस साल आ गया तो अगले साल नहीं आएगा। पॉसिबिलिटी देखी जाती है कि लगभग 2-1 साल में एक क्वेश्चन पूछ लेता है वो, ऐसे, है ना? तो इसको तुम ये मत मान लियो कि कोई लोहे की मतलब वो लकीर हो गई, है ना? कि हाँ सर ने बोला था ऑल्टरनेट मतलब इस साल आ गया तो बहुत सारे लोग जाके देखेंगे इस साल आया है, अच्छा इस मतलब अगले साल नहीं आएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं होगा दादा, ठीक है? इस बात को याद रखियो। हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो, अभी अभी बताओ, देखिए अभी ठीक आ रही होगी वॉइस? नहीं, सही है, ज्यादा तेज है? अरे अभी ठीक हुआ क्या? हाँ हाँ हाँ, बोलियो बोलियो बोलियो। अभी ठीक हुआ? अब तो गोली दे रहे हो तुम लोग इसका। अब ठीक है, अब ठीक है ना? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब बोलोगे सर बहुत ज्यादा हो गई है ना? है ना, है ना? अभी बोलोगे बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी मैंने बैलेंस कर दिया है ना, बहुत ज्यादा ना बहुत कम है। ठीक है, अभी ठीक हो गया। ऑल राइट। हाँ, तो सर ये जो चैप्टर है बताइए, ये चैप्टर किस तरह का है? थ्योरेटिकल है या फिर न्यूमेरिकल है, किस तरह का चैप्टर है? तो मैं आपको बता देता हूं भाई, ये जो चैप्टर है इसका लगभग 99% पोर्शन जो है वो बिल्कुल थ्योरेटिकल पोर्शन है, और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी बिल्कुल थ्योरी से ही पूछे जाते हैं। ऑल राइट।
और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर क्वेश्चन इससे आएगा तो वो आपका एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, ठीक है ना। तो हमारे लिए एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हो। और हम लोग अभी नोट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा, है ना, नोट्स में थ्योरी है पूरा का पूरा। यस यस यस। तो आइए फिर आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं अंतिम चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर। 3 लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को कवर करेंगे। आज फर्स्ट लेक्चर है इसका ना, बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत ही आराम से दादा, बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे, एक टर्म के बारे में बात करने वाले हैं जिस टर्म का नाम है एडजॉर्प्शन। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन की, और फिर उसके बाद आएगा एडजॉर्प्शन, आइसोथर्म एंड कैटालिसिस, ठीक है। ये आज का अपना एजेंडा है। देखते हैं कहां तक कहानी खत्म होती है। यस 3 लेक्चर में खत्म करेंगे दादा, 3 लेक्चर में खत्म करेंगे, 3 लेक्चर में। यस 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 यस, हाँ जी 3 लेक्चर में खत्म होगा। ऑल राइट, चलो फिर देखो जी, स्टार्ट कर रहा हूं मैं सेशन। आप सब लोग रेडी हैं? एक बार थम्स अप कर दो, देखें। हाँ एक बार थम्स अप कर दो, फिर सेशन को कर रहे हैं स्टार्ट। फटाफट फटाफट कर दो, सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, फटाफट बता दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बेटा फटाफट बोल दो, सेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। यस यस यस, सब लोग। हाँ अभी बात करते हैं नोट्स की क्या करना है। तो मैं बता देता हूं यार, नोट्स का क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। देखो आप ना अभी इसका कंप्लीट वाला नोट्स मत बनाना। अब चाहो अगर आपके पास टाइम है तो बना सकते हो, क्योंकि इसमें पूरा थ्योरी रहेगा, है ना। तो आप एक काम करना, इसके नोट्स अपने शब्दों में बनाना। ये जो आपके सामने लिखी हुई चीज है इसको मैं कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इसका पीडीएफ आप लोगों के पास रहेगा ही नोट्स का। आप एक काम करना, इसको शॉर्ट फॉर्म में अपने हिसाब से नोट्स बनाना। ऑल राइट, वो सबसे बढ़िया मेथड है, ठीक है ना। तो अभी आप लिख नहीं पाओगे क्योंकि काफी सारी थ्योरी है ना। और जब थ्योरी नहीं होगी तो फिर मैं समझा दूंगा तो फिर तुम भूल जाओगे, लफड़ा ये भी है, ठीक है। और जो लोग लिखना चाहें वो लिख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई सर हमें पूरा कंप्लीट नोट्स नहीं बना सकते। आप बिल्कुल नोट्स बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहो तो बना लो। लेकिन 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 मैं तो ये कहूंगा आपसे कि अपने पास इस नोट्स की कॉपी रखो, इन नोट्स की कॉपी अपने पास रखो, और फिर उसके बाद शॉर्ट फॉर्म में अपने हिसाब से बना लो। यस यस यस, क्लियर है क्लियर है। हाँ कोई कह रहा सर एनसीईआरटी में वो कर लें क्या, अंडरलाइन कर लेगा। बेटा देखो, हो सकता है एनसीईआरटी से कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें आपको अलग से भी मिले, है ना, जो एनसीईआरटी में नहीं हो, ठीक है ना। जब वो एनसीईआरटी में नहीं होगा तो फिर उसको लिखना पड़ेगा, है ना, लिखना पड़ेगा, तो वो चीज आपके नोट्स में रहेगी, ठीक है ना। तो सिर्फ आप एनसीईआरटी पे ध्यान ना दें, ऐसा ना हो कि सिर्फ एनसीईआरटी का ही ध्यान रखना है ना, ऐसा भी नहीं करना। ऑल राइट, ओके ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं बेटा। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन की मैं बात कर रहा हूं, इंट्रोडक्शन की बात करता हूं। देखो इस चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। क्या नाम है? सरफेस केमिस्ट्री। मतलब इस पूरे चैप्टर में हम लोग किसी भी सब्सटेंस की सरफेस की प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं? सरफेस पे जो प्रॉपर्टीज होती है उनकी हम लोग बात करने वाले हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने देता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने देने जा रहा हूं। सोचो, देखो जैसे ये वाला कंटेनर है, ठीक है ना, और इस कंटेनर में लेट से आपने पानी डाल रखा है। क्या डाल रखा है बेटा? पानी डाल रखा है जी, पानी डाल रखा है। देखो देखो देखो, ये रहा आपका पानी, ठीक है, ये रहा पानी। यहां पर है आपके सरफेस के पार्टिकल्स। यहां पर क्या बेटा? इसको बोला जाता है सरफेस। और ये वाला जो नीचे वाला पूरा पोर्शन है इसको क्या कहा जाता है? बोलो, दिस इज नोन एज बल्क। जानते हो ना आप लोग ये तो? अरे बोलो, ये है सरफेस और ये है नीचे वाला बल्क। अब एक चीज सुनना, ईमानदारी से सुनियो, गौर से सुनना भाई। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर लेट से कोई एक पार्टिकल प्रेजेंट है, यहां पर वाटर का एक पार्टिकल प्रेजेंट है, अगर आपसे कहा जाए इस पे नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, कितना बोलोगे? जल्दी बोलो। अगर आपसे कहा जाए ये जो बल्क का पार्टिकल है इस पे नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, तो कितना बोलोगे? जल्दी बताओ। यस, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? कितना होगा इस पे? दादा दादा, जल्दी 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 बताओ, कितना होगा? कोल्ड ड्रिंक डाल दें? कह रहा कोल्ड ड्रिंक डाल दो। कितना हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। अरे भाई देखो, ये जो पार्टिकल है इसको चारों तरफ से ऐसे ही पार्टिकल्स हैं जो अपनी तरफ खींच रहे हैं, है ना, नहीं ना। तो इस पे जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा, नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। इस पे कोई रेजिडुअल फोर्स काम नहीं कर रहा होगा। और क्योंकि नेट फोर्स 0 है इस वजह से एकदम शांत है ना, इसको कोई इधर उधर से खींचने वाला नहीं है ना, इसको परम शांति का अनुभव हो रखा है, इसकी एनर्जी बहुत ही कम होगी। यस, लेकिन अगर आप सरफेस वाले पार्टिकल की बात करते हो, लेट से यहां पर पार्टिकल है,
ठीक है, तो यहां पर अगर पार्टिकल है तो इस पे सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है सर। इस पे जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं है सर, इस पे नेट इनवर्ड फोर्स काम कर रहा है। नीचे की तरफ सर एक फोर्स लग रहा है सर, यस, अरे बोलना भाई, दादा बोलना यार, खाना बोलना, ऐसा ही है ना। और क्योंकि अगर इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं है, इसका मतलब ये जो पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल्स की एनर्जी काफी हाई है, यस, इन पार्टिकल्स की काफी एनर्जी हाई होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बल्क से कंपेयर करोगे ना सरफेस को, तो बल्क में पार्टिकल्स का जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जीरो होगा, और जो आपकी सरफेस के पार्टिकल्स हैं उनका नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो नहीं होगा। मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि ये जो दोनों पार्टिकल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट होगी। ऑब्वियस सी बात है, नेट फोर्स जीरो है, लोअर एनर्जी वाली स्टेट में ये प्रेजेंट होते हैं, इनका नेट फोर्स जीरो नहीं है, रेजिडुअल फोर्सेस इन पे काम कर रहे हैं, तो ये जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं इनकी एनर्जी काफी हाई होगी। ऐसा भी बोला जाता है सरफेस एनर्जी काफी हाई होगी। और इसी को आप लोग कहते थे कि भाई ये सारे के सारे पार्टिकल्स हैं, इन पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, इसी वजह से ये जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं, ये जो सरफेस है वो नीचे की तरफ एक टेंशन फील कर रही है, उसको आप सरफेस टेंशन कहते थे। याद है ना आप लोग, सरफेस टेंशन कहते थे जब आप कक्षा 11 में पढ़ते थे, है ना। तो मैं आपको सरफेस टेंशन समझाना मेरा मोटिव नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि भाई सरफेस वाले पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज अलग होंगी और ये जो बल्क वाले पार्टिकल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, क्योंकि यहां पर फोर्सेस का फर्क है, नेट फोर्स जीरो है और यहां पर नेट फोर्स जीरो नहीं है। क्लियर 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 दादा, ये चीज ठीक है। और यही सेम चीज यहां पर प्रेजेंट है। अब एक चीज और देखो, अब अगर कोई कहे कि भाई ये जो सरफेस वाला पार्टिकल है सर, ये जो सरफेस वाला पार्टिकल है इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं है सर, इसकी एनर्जी बहुत हाई है, तो अब ये क्या करना चाहेगा, इस पार्टिकल पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है ना, एफ फोर्स लग रहा है। इसकी कोशिश क्या होगी, इसकी कोशिश ये होगी कि ये जो नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स है इसको मिनिमम किया जाए, है ना, इसको मिनिमम किया जाए। और वो पॉसिबिलिटी कब है, देखो वो करेगा क्या, जैसे मान लो यहां पर कोई गैस का पार्टिकल है ना, यहां पर कोई गैस के पार्टिकल है, ये सरफेस वाला पार्टिकल बोलेगा भाई गैस वाले पार्टिकल इधर आना यार, मेरे पास आना यार, तू, मैं तेरे साथ बॉन्ड बनाना चाहता हूं, है ना, मैं तेरे साथ जुड़ना चाहता हूं, मैं तेरे साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बॉन्डेड होना चाहता हूं। ये वाला पार्टिकल ऐसे क्यों बोल रहा है इस पार्टिकल को, क्योंकि इसको पता है जैसे ही ये किसी पार्टिकल के कांटेक्ट में आएगा इन दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेटअप होगा, इसकी वजह से एक फोर्स ऊपर की तरफ भी लगेगा, है ना, और जब ये ऊपर की तरफ फोर्स जाएगा तो ये नीचे वाले फोर्स को काउंटर बैलेंस करेगा, है ना, इस पे नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होगा, रेजिडुअल फोर्सेस डिक्रीज करेंगे और इसकी एनर्जी भी डिक्रीज करेगी, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो हर कोई यही तो चाहता है भाई, बोलना यार, हर कोई यही तो चाहता है कि हाईली एनर्जेटिक से लोअर एनर्जेटिक की तरफ चला जाए, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ चला जाए। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं दादा, जल्दी बोलो, यस, क्या ये बात सही है। तो अब होगा क्या, ये जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं बेटा, इन सरफेस के पार्टिकल्स की टेंडेंसी क्या होती है, इनकी टेंडेंसी होती है कि यहां पर इनके कांटेक्ट में जो भी पार्टिकल आता है, इनके कांटेक्ट में ऊपर जो भी पार्टिकल आता है, ये उस पार्टिकल के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बॉन्डेड होने की टेंडेंसी रखते हैं, है ना। और इसकी वजह से जो ऊपर पार्टिकल्स हैं, है ना, ये पार्टिकल कहां आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, है ना, सरफेस वाले पार्टिकल्स के साथ ये किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बॉन्ड बना लेते हैं, और ये जो ऊपर मान लो गैस ही थी, गैस के पार्टिकल इस सरफेस पे आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ऐसे सरफेस पे एक्यूमुलेशन होना पार्टिकल्स का, सरफेस पे पार्टिकल्स का एक जगह इकट्ठा होना, दिस प्रोसेस इज नोन एज एडसॉर्प्शन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एडसॉर्प्शन। आप लोगों ने भैया अब्जॉर्प्शन का नाम सुना होगा, है ना, आप लोगों ने किसका नाम सुना होगा, अब्जॉर्प्शन। ये है एडसॉर्प्शन, बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। डिफरेंस क्या है अभी हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे, यस यस यस। लेकिन अगर आपको एडसॉर्प्शन को डिफाइन करना हो, आप कैसे डिफाइन करोगे कि किसी भी सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स का एक्यूमुलेट होना,
सरफेस पे पार्टिकल्स का एक्यूमुलेशन होना, दैट इज नोन एज एडसॉर्प्शन। और अगर कोई पूछ ले ऐसा क्यों होता है, तो आप ये बताओगे कि भैया सरफेस वाले पार्टिकल्स पे नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो नहीं होता, इसी वजह से ये पार्टिकल्स अपना रेजिडुअल फोर्स डिक्रीज करने के लिए जो भी पार्टिकल इसके कांटेक्ट में आता है उसके साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़ना चाहते हैं ना, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़ना चाहते हैं, और इसी वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस पे आके इकट्ठे हो जाएंगे। इस प्रोसेस को बोला जाता है एडसॉर्प्शन, है ना। ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेशन कहां होता है, सर सरफेस पे होता है। ये जो पार्टिकल्स है ये बल्क में एंटर नहीं करते, ये बल्क में एंटर नहीं करते। कहां एक्यूमुलेट होते हैं बेटा, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे। दादा बोलना पड़ेगा, क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी, हाँ जी, क्या मेरी बात आपको समझ में आई? अरे बोलो ना यार। देखो सेम यही चीज लिखी हुई है, क्या लिखता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस आर डिफरेंट एट द सरफेस एंड इन द बल्क। मैंने बता दिया सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज बल्क में और सरफेस में अलग अलग होती हैं, बिकॉज द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द बल्क आर इक्वली अट्रैक्टेड इन ऑल डायरेक्शंस हैविंग नेट फोर्स जीरो, बट द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट सरफेस एक्सपीरियंस अट्रैक्शन अनइक्वली, नीचे की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है ना। और आगे कहता है ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्सेस दीज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट सरफेस टेंड्स टू टेक अप मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस or any other substance in order to release the surface tension which they are experiencing, है ना। ये सरफेस के पार्टिकल्स सरफेस टेंशन को डिक्रीज करने के लिए जो भी सरफेस इनके कांटेक्ट में आती है उसके साथ जुड़ने की टेंडेंसी रखते हैं ना, उसके साथ जुड़ने की टेंडेंसी रखते हैं। और यही जो चीज होगी बेटा इसको बोला जाएगा, आगे आगे टर्म हम लोग लिखेंगे, आगे टर्म हम लोग लिखेंगे क्या, एडसॉर्प्शन, ठीक है ना। तो सर हम लोग सरफेस केमिस्ट्री जो है, ये जो सरफेस केमिस्ट्री है ये है क्या चीज सर सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, है ना। तो लिखता है कि सरफेस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें क्या पढ़ा जाता है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ सरफेस, है ना। भाई नाम ही इसका तो चीख चीख के कह रहा है ना यार, भाई नाम ही चीख चीख के कह रहा है ना, सरफेस केमिस्ट्री मतलब उसमें स्टडी किसकी होगी, नेचर ऑफ सरफेस की एंड द स्पीसीज प्रेजेंट ऑन सरफेस, है ना। सरफेस पे पार्टिकल्स की नेचर और सरफेस की स्टडी की जाती है सरफेस केमिस्ट्री में, है ना। और इस पूरे चैप्टर में हम लोग मेनली दो फिनोमेना पढ़ेंगे, एक फिनोमेना पढ़ेंगे एडसॉर्प्शन और दूसरा फिनोमेना आएगा बेटा कौन सा, कोलोइडल स्टेट, ठीक है। हम लोग दो फिनोमेना पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में, एक होगा एडसॉर्प्शन और दूसरा होगा कोलोइडल स्टेट, ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एडसॉर्प्शन की, तो आप हेडिंग लिख सकते हैं, आप हेडिंग लिख सकते हैं एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन क्या है, तो देखो डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, यस यस, ये दोनों डेफिनेशन पढ़ियो जरा। ये जो दो लाइन लिखी हुई है फटाफट पढ़ के बताओ क्या ये वही लिखा है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, बोलो बोलो बोलो, क्या ये वही लिखा है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। और अगर ये पढ़ लो समझ में आ जाए तो थम्स अप करना, फिर आगे चलेंगे। हाँ जी हाँ जी बेटा, अगर पढ़ लो समझ में आ जाए तो डन लिखना, फिर आगे चलेंगे, थम्स अप करियो फटाफट। यस यस यस, आज क्लास में काफी कम लोग हैं, मुझे लग रहा है इसका रीजन ये है कि क्लास, पहली चीज तो आज एक्स्ट्रा क्लास है ना, और दूसरी चीज क्लास स्टार्ट भी 3:30 से कर दी, तो इस वजह से मुझे लग रहा है जनता कम आई है ना। यस यस, समझ में आ गया क्या बेटा। लिखने का मैंने बोला तो था, अरे भैया लिखने का मैंने बोला था, लिख नहीं पाओगे, बहुत सारा थ्योरी है, लिखना हो तो क्लास खत्म हो जाए उसके बाद आराम से लिखना, या फिर अगर ना भी लिखना चाहो तो ये जो नोट्स हैं आप इनकी डायरेक्ट फोटो प्रिंट आउट तो मत निकलवाना, फालतू में पैसा खर्च होगा, है ना। तो अगर आपके पास टाइम है तो किसी दिन संडे को बैठ के नोट्स एक साथ बना लेना, है ना, या फिर अपने शब्दों में बना लेना, है ना, इतना लंबा चौड़ा मत लिखना, अपने शब्दों में बना लेना नोट्स। मैं पूरे नोट्स लिख रहा हूं ताकि कभी भी आपको फ्यूचर में ऐसा दिक्कत ना हो कि यार थ्योरी कहां से पढ़े, ये तो छोटा छोटा लिखवा दिया सर ने, तो है ना, तो ऐसा ना हो इसलिए मैं आपको पूरी थ्योरी लिखवा रहा हूं। ओके आगे चलते हैं बेटा। अब देखो दो छोटी छोटी सी टर्म है, दो छोटी छोटी सी टर्म है, कौन सी, एक होता है एडसॉर्बेट और दूसरा होता है एडसॉर्बेंट, है ना। एक होता है एडसॉर्बेट और दूसरा होता है एडसॉर्बेंट। देखो क्या होता है, द मॉलिक्यूलर स्पीसीज विच एक्यूमुलेट्स एट द सरफेस, उसको क्या बोला जाता है, एडसॉर्बेट। जैसे ये वाली सरफेस थी, है ना, इस सरफेस पे जो पार्टिकल आके इकट्ठा हुआ है, जो पार्टिकल आके इकट्ठा हुआ बेटा वो कौन है, उसको बोला जाता है एडसॉर्बेट। और जिसकी ये सरफेस थी, जिसकी ये सरफेस थी, इसको बोला जाता है
एडजॉर्बेंट, है ना। तो ऐसा भी बोल सकता हूं ये जो एडजॉर्बेंट होता है ना, ये सरफेस प्रोवाइड करता है। क्या करता है ये? दिस इज सरफेस प्रोवाइडर। ये क्या है बेटा? दिस इज सरफेस प्रोवाइडर। सर इसकी सरफेस पे एक्यूमुलेशन होता है, तो जिसकी सरफेस पे एक्यूमुलेशन हो रहा है वो क्या हो जाएगा? एडजॉर्बेंट। और जिसका एक्यूमुलेशन हो रहा है, जिसका एक्यूमुलेशन हो रहा है उसको बोला जाएगा क्या? एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट। यस, क्लियर है ये दोनों टर्म्स, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, है ना। ये दोनों चीजें अलग अलग है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि एड्सॉर्प्शन जो है वो एक सरफेस फिनोमेना है। अरे भाई अभी तो हमने बात करी एक्यूमुलेशन कहां होता है? सर सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होता है। तो सिंपल सी बात है, जो आपका एड्सॉर्प्शन होगा वो एक कौन सा फिनोमेना होगा बेटा? सरफेस फिनोमेना होगा ना। अब मान लो आपसे कोई पूछ ले कि अच्छे एड्सॉर्बेंट कौन कौन से हैं, है ना, अच्छे एड्सॉर्बेंट कौन कौन से? एक्यूमुलेशन क्या है भैया? माफ करो मुझे, एक्यूमुलेशन क्या है बताओ? हद है मतलब। अरे एक्यूमुलेशन का मतलब होता है मुन्ना इकट्ठा होना। तुम ऐसे डाउट ना पूछा करो भाई, साला झटका वटका आ जाएगा। मैं ऐसे डाउट पूछो तो एक्यूमुलेशन मतलब एक जगह इकट्ठा होना। दादा कैसी बात कर रहे हो मतलब? हाँ हद है यार। तो अच्छे एड्सॉर्बेंट के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं आपके सामने, देखो कौन कौन होता है अच्छा एड्सॉर्बेंट। देखो चारकोल होता है ना, चारकोल होता है ना, चारकोल। अब ये मत पूछना चारकोल क्या होता है। यस, और एक जैसे सिलिका जेल होता है आपका, एल्यूमिनिया जेल, एल्यूमिना जेल होता है, क्ले होता है, कोलोइड्स होते हैं, मेटल्स इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट। ये हमेशा एक अच्छे एड्सॉर्बेंट की तरह बिहेव करते हैं। अच्छे एड्सॉर्बेंट की पहचान ये होती है कि उनका सरफेस एरिया जो है वो लार्ज होता है ना। अच्छे एड्सॉर्बेंट की पहचान क्या होती है बेटा? सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए। अरे क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? अरे एक्यूमुलेशन कहां हो रहा है? एक्यूमुलेशन सरफेस पे हो रहा है भैया। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही अच्छा एड्सॉर्बेंट होगा। यस यस बोलो, समझ में आई मेरी बात? जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा बेटा उतना ही अच्छा एड्सॉर्बेंट होगा। और ये आपके सामने एग्जांपल लिखे हुए हैं, इनको ध्यान रखना। चारकोल हो गया, सिलिका जेल हो गया, एल्यूमिना जेल हो गया, और जो आपकी मेटल्स पाउडर फॉर्म में जो होती है ना, पाउडर फॉर्म में मेटल्स है ना, वो भी बहुत अच्छे एड्सॉर्बेंट की तरह बिहेव करते हैं। क्लियर क्लियर, ऑल राइट, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ देखो, एक छोटी सी टर्म और होती है जिसका नाम है डिसॉर्प्शन। अरे भाई डिसॉर्प्शन होता है अब्जॉर्प्शन का उल्टा, एड्सॉर्प्शन का उल्टा। देखो जैसे मान लो ये सरफेस थी, इस सरफेस पे कोई पार्टिकल आके इकट्ठा हो गया, ठीक है ना, एड्सॉर्प्शन हो गया। आपने इस पार्टिकल को वापस हटा दिया यहां से, तो पार्टिकल को वापस हटाना, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसॉर्प्शन, है ना। लिखा ना, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम ए सरफेस ऑन विच इट इज एड्सॉर्ब इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन, है ना। डिसॉर्प्शन का मतलब हटाना, डिसॉर्प्शन का मतलब रिमूव करना, है ना। एड्सॉर्प्शन का जस्ट ऑपोजिट उसको क्या बोला जाता है? डिसॉर्प्शन बोला जाता है। ठीक है, क्लियर, ऑल राइट। कोई कह रहा है एक्स्ट्रा क्लास क्यों हो रही है? ऐसे ही मन किया मेरा, है ना, ऐसे ही मैंने बोला यार आज कोई काम वाम है नहीं, है ना, और मुझे ना घर पे बैठना अच्छा नहीं लग रहा था, आराम करना, बताइए आप लोगों को अच्छा नहीं लगता ना किसी को, तो मैंने कहा यार आज क्लास ले लेते हैं, है ना। अभी एक दिन क्लास नहीं हुई थी ना मेरी, एक क्लास नहीं ली थी ना मैंने, उसी क्लास का कंपनसेशन है आज, है ना। अभी एक दिन याद है, जिस दिन मैं बीमार था उस दिन क्लास नहीं हो पाई थी अपनी, तो उसका कंपनसेशन किया आज। जवाब और देना पड़ता है ना, अप्रिसिएशन तो साला मिलता ही नहीं है कभी। एक तो एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूं, क्लास वैसे नहीं होती तुम लोगों की, तो मैंने सोचा भैया एक क्लास नहीं हुई थी, आज उसको कंपनसेट कर लेते हैं और कुछ पढ़ाई वढ़ाई भी हो जाएगी तुम्हारी, है ना, और जो सिलेबस है वो टाइम पे खत्म भी हो जाएगा। लेकिन नहीं, अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सर क्लास क्यों ले रहे हो, पहले रीजन बताओ। मुझे लगता है मैंने गलती कर दी, एप्लीकेशन लिखनी चाहिए थी तुम्हें, है ना, कि वो होता है ना, श्रीमान सविनय नम्र निवेदन है, ऐसे लिखते थे ना हिंदी में, कि मैं आज एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहता हूं, मुझे थोड़ी परमिशन दे, है भाई, मतलब हद है। आजकल की जनता ना, मतलब आजकल लोगों को पढ़ाओ तब भी दिक्कत, ना पढ़ाओ तब भी दिक्कत। आजकल लोगों की एक्सपेक्टेशन बच्चों की ऐसी हो गई है, सर इतना पढ़ाओ। अब ये जो इतने का डेफिनेशन है ना, ये हर बच्चे के लिए अलग अलग होता है, तो बेचारा जो मास्टर है ना, वो तो इतना ढूंढने में निपट जाता है ना, उसको बैलेंस बना के चलना पड़ता है। हाँ, कोई कह रहा सर आज इनऑर्गेनिक की क्लास क्यों है?
अरे इनऑर्गेनिक का रिवीजन क्लास है तुम्हारा, तो अभी तुम्हारी इनऑर्गेनिक स्टार्ट होने वाली है ना भाई। ट्यूसडे को अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा फिजिकल का, जब फिजिकल खत्म हो जाएगा तो उसके बाद इनऑर्गेनिक आएगी। और इनऑर्गेनिक पढ़े हुए तुम्हें सालों बीत गए, मतलब पिछले साल पढ़ी थी तुमने कक्षा 11 में, और कक्षा 11 में कैसे पढ़ी थी वो तो तुम्हें पता ही है ना। तो अब उसका रिवीजन करना पड़ेगा ना भाई, तभी तो जाके 12th की इनऑर्गेनिक समझ में आएगी। इसी वजह से आपको वो सेशन दिया गया है, एक्स्ट्रा सेशन, जिससे कि क्लास 12th की इनऑर्गेनिक में आपको किसी तरह की परेशानी ना आए। ठीक है, ऑल राइट। आइए देखो जी, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। एड्सॉर्प्शन इन एक्शन का मतलब है एड्सॉर्प्शन के कुछ एग्जाम्पल्स है ना। आप कहां कहां एड्सॉर्प्शन की एप्लीकेशन देखते हो, कहां कहां देखते हो एड्सॉर्प्शन की एप्लीकेशन? देखो सबसे पहली एप्लीकेशन इसने दी है, मान लो एक कंटेनर था, है ना, एक कंटेनर था और इस कंटेनर के अंदर लेट से आपने ऑक्सीजन गैस फिल कर रखी है। कौन सी गैस फिल कर रखी है बेटा? ऑक्सीजन गैस फिल कर रखी है। तो जैसे ही ये वाला कंटेनर था, इसमें ऑक्सीजन गैस फिल थी, ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स आपको पता है रैंडम मोशन में रहते हैं। जब ये पार्टिकल्स रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे, इसकी दीवार को आके हिट करेंगे, और दीवार को आके हिट करेंगे तो ये इसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, है ना। तो मान लेते हैं ये जो ऑक्सीजन था, इसका जो प्रेशर था वो था P1। ऑक्सीजन गैस का प्रेशर कितना था बेटा? P1। अब आपने क्या किया, अब आपने क्या किया, इसके अंदर चारकोल मिला दिया भैया। क्या मिला दिया? पाउडर्ड चारकोल मिला दिया। क्या मिला दिया बेटा? पाउडर्ड चारकोल मिला दिया। उससे क्या होगा सर? हुआ कुछ ऐसा, जब आपने इसमें पाउडर्ड, है ना, पाउडर फॉर्म में चारकोल मिलाया, तो ये जो ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल इस चारकोल की सरफेस पे आके इकट्ठा हो गए, है ना, एड्सॉर्प्शन हो गया। इस चारकोल के पार्टिकल्स पे इकट्ठा हो गए कौन? ऑक्सीजन के पार्टिकल्स, है ना, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। अब हुआ क्या, ये जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है इसके ऊपर इकट्ठा हो गए, तो मुझे बताओ प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा? प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा? अरे सर प्रेशर जो डिक्रीज करेगा ना, है ना, है ना, है ना। अरे भाई ऑक्सीजन पहले तो रैंडम मूव कर रहे थे, जब रैंडम मोशन कर रहे थे तो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे। अब पार्टिकल्स का जो मोशन है वो कम हो गया। क्यों? पार्टिकल्स इसकी सरफेस पे जाके इकट्ठे हो गए। मेरी बात बताओ, समझ में आई मेरी बात, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, प्रेशर जो था वो डिक्रीज कर गया, और डिक्रीज होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है सर? रिस्पॉन्सिबल है एड्सॉर्प्शन। ऑक्सीजन का एड्सॉर्प्शन किसकी सरफेस पे? चारकोल की सरफेस पे, है ना। वो ऑक्सीजन उसकी सरफेस पे जाके चिपक गया, अब वो मूव नहीं कर सकता, अब वो इस कंटेनर की दीवार पे हिट नहीं करेगा, उस पर कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा। तो सर जो कंटेनर के अंदर टोटल प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाएगा। बोलिए बोलिए बोलिए, अरे बोलो ना, यही चीज है जो पहले लिखी हुई है। क्लियर? अच्छा एक चीज देखो, एक और एग्जांपल लिखा है इसने। मान लो आपने ले रखा है एक मिथाइलिन ब्लू का सॉल्यूशन, है ना, ये डाई होती है एक तरह की, है ना। ये क्या होती है बेटा? डाई होती है, मिथाइलिन ब्लू। और आपने क्या कर दिया, आपने क्या कर दिया, उसके अंदर एनिमल चारकोल मिला दिया। क्या किया? उसके अंदर एनिमल चारकोल मिला दिया। आपने कमाल की चीज नोटिस करी, आपने एक चीज नोटिस करी कि वो जो डाई था ना उसका कलर खत्म हो गया, है ना। उसका जो कलर था धीरे धीरे फेड होने लगा, और आप एक चीज नोटिस करोगे कि लास्ट में वो कलरलेस हो जाएगा, है ना। वो जो डाई है उसका कलर खत्म हो जाएगा। अब आप पूछोगे सर कलर क्यों खत्म हो गया, सर वो कलरलेस क्यों हो गया? तो देखिए उस डाई में जो कलरिंग सब्सटेंस था, है ना, जिसकी वजह से कलर आ रहा था, वो कलरिंग सब्सटेंस क्या हुआ, वो चारकोल की सरफेस पे जाके इकट्ठा हो गया। यस यस यस, वो क्या हो गया बेटा? चारकोल की सरफेस पे जाके इकट्ठा हो गया। यस, अरे बोलो 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 बोलो। अरे भैया चारकोल क्या होता है? चारकोल एक तरह का कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म है। हद है, मतलब चारकोल क्या होता है? चारकोल एक तरह का कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। ऑल राइट, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। आप लोगों ने कार्बन के एलोट्रोप्स पढ़े होंगे, कौन कौन से सर? क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। यस, आप लोगों ने क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स पढ़े होंगे, जैसे आपका डायमंड हो गया, यस, आपका फुलरिन हो गया, आपका ग्रेफाइट हो गया। ये वाले एग्जांपल्स थे किसके? क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स के। और जैसे आपका कोल, चारकोल, ये वाले एग्जांपल्स होते हैं अमोर्फस कार्बन के, है ना। तो ये चारकोल अपने आप में और कुछ नहीं है, अपने आप में और कुछ नहीं है, ये क्या है? एलोट्रोप्स हैं किसके? कार्बन के। ऑल राइट, ठीक है जी। हाँ, तो ये दूसरा वाला एग्जांपल था। एक चीज और देखो, जो रो शुगर होता है, रो शुगर का, है ना, उसका अगर आपने एक्वा सॉल्यूशन लिया, अगर मान लो उसके अंदर कुछ कलरिंग सब्सटेंस प्रेजेंट है एज एन इंप्योरिटी, अगर उसके अंदर कोई कलरिंग सब्सटेंस प्रेजेंट है एज एन इंप्योरिटी, तो उसके थ्रू भी अगर आप एनिमल चारकोल पास करोगे ना, है ना, तब भी वो कैसा हो जाएगा?
कलरलेस हो जाएगा। कलरलेस होने का वापस रीजन, उसके अंदर जो भी कलरिंग सब्सटेंस रहा होगा जिसकी वजह से कलर आया होगा, वो जो कलर है वो कहां जाके सरफेस पे इकट्ठा हो जाएगा, ये जो चारकोल है इसकी सरफेस पे जाके इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, अरे देखो सबसे लास्ट वाला ये वाला एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल आप लोगों ने कहां कहां देखा है? हाँ, सिलिका जेल कहां देखा आप लोगों ने भाई लोगों? यस यस, सिलिका जेल कहां देखा आप लोगों ने, जल्दी बताओ। ये लास्ट वाला एग्जांपल देखियो एक बार, लास्ट वाला एग्जांपल देखो ना यार, लास्ट वाला एग्जांपल जल्दी बताओ कहां देखा है? हाँ हाँ जल्दी बोलो। अरे कहां देखा है भाई? कहां देखा है, कहां देखा है? हाँ बिल्कुल सही बात है। अरे जैसे ही आप कोई नई चीज खरीद के लाते हो ना, जैसे मान लो नया जूता खरीद के लाए हो, कोई नई वो कोई कोई भी बैग खरीद के लाए हो, है ना, हाँ पानी की कोई बोतल खरीद के लाए हो, तो उसके अंदर एक छोटी सी पुड़िया सी होती है ना, देखा है उसमें, और उसके अंदर दाने दाने से होते हैं छोटे छोटे से, वो क्या होती है? वो सिलिका जेली होती है। ठीक है ना, क्यों होती है? क्योंकि जैसे मान लो आपका जूता है, अगर उसके अंदर एयर रह गया, एयर में ह्यूमिडिटी होती है, और अगर उसमें ह्यूमिड रह गया वो अंदर से, तो उसमें स्मेल आने लगती है। तो इसलिए क्या किया जाता है, उसके अंदर सिलिका जेल डाल दिया जाता है कि उसके अंदर जो भी ह्यूमिडिटी रहेगी, जो भी वाटर की वेपर रहेगी, सिलिका जेल उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है ना, क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। और उसकी वजह से ह्यूमिडिटी नहीं रह पाती, और ह्यूमिडिटी नहीं रहेगी तो उसमें स्मेल वगैरह नहीं आती, है ना। जो भी नई चीज अगर आप खरीद के लाते हो तो उसके अंदर ये चीज आपको देखने को मिलेगी। यस यस यस, हाँ कोई कह रहा सर वेरी टेस्टी खाइयो आइयो मत उसको, है ना। हाँ, ये भाई तुम लोग एनिमल चारकोल के पीछे पड़ गए। अबे हड्डियां होती है ना, हड्डियां, हड्डियों में कार्बन होता है कि नहीं होता? है भाई, हड्डियों में कार्बन होता है ना। इंसान की हड्डियां हो, जानवर की हड्डियां हो, उसमें कार्बन ही तो होता है ना। उसको जलाते हो तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना। तो ये जो बोन्स होती है ना, इसको आप खतरनाक तरीके से उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे जलाओ किसी फर्नेस में डाल के, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? चारकोल में कन्वर्ट हो जाती है। दैट इज योर एनिमल चारकोल। ठीक है, साला तुम्हें मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ने हैं। एनिमल चारकोल पहली बार नाम सुना है क्या तुम लोगों ने? हैं जी? पहली बार नाम सुने हो? हद है मतलब। आओ आगे चलो। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे बेटा, है ना, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। आगे हम लोग बात करते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए। यस, आपका एक क्वेश्चन आएगा, आपका एक क्वेश्चन आएगा कि साहब ये एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, साहब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन? काफी बड़ा डिफरेंस है। देखो हमने एक बात करी थी कि जो एड्सॉर्प्शन होता है ना, एड्सॉर्प्शन में पार्टिकल्स का एक्यूमुलेशन कहां होता है? सरफेस पे होता है। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन में पार्टिकल सरफेस पे नहीं रहता, पूरे के पूरे बल्क में चला जाता है। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? यस यस यस, देखो ये लिखा है, एड्सॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमेना बट इन अब्जॉर्प्शन द सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड, है ना, थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अब्जॉर्प्शन। जैसे मान लो आपके पास पानी है, पानी के अंदर आप कॉटन डाल दो, रुई समझते हो? अब कोई ये ना बोल दे सर कॉटन क्या है, मतलब आप रुई देखिए, रुई है ना, वो आपने पानी में डाली और देखोगे वो क्या करेगा? कॉटन क्या करेगा? पानी को अब्सॉर्ब करेगा। वो पानी को क्या करेगा? अब्सॉर्ब करेगा। यस यस। और जैसे मान लो एग्जाम्पल समझने के लिए, लेट्स एक डेस्क है ना, डेस्क चेयर है, उसके ऊपर डस्ट के पार्टिकल्स हैं, तो वो डस्ट के पार्टिकल सरफेस पे एक्यूमुलेट हो रखे हैं ना। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन के वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल हम लोगों ने देखे हैं, है ना। और इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल अगर मैं दूं ना, एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल अगर मैं दूं ना, तो जैसे कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि भाई तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल तो जाते ही हैं, है ना। और ये ऐसे वाले बोर्ड तो आजकल आए हैं। आज भी अगर देखोगे अपनी स्कूल्स में तो वही वाले बोर्ड लगे हुए ना, चौक वाले, है ना। और चौक पे मास्टर अलग अलग कलर की चौक लेके आता है और उससे कई बार डायग्राम बनाता है, जो भी लिखना होता है ना। तो मान लो आपके पास एक चौक है, ठीक है, व्हाइट कलर की चौक है। आपने क्या किया? उसको एक इंक में डाल दिया। जैसे मान लो रेड कलर की इंक है आपके पास, है ना। किस कलर की? रेड कलर की इंक है। तो उसके अंदर आपने डाल दिया क्या? उस चौक को, है ना। और चौक को वहां से डाल के वापस बाहर निकाल लिया, इंक में डाला
और उसमें से बाहर निकाल लिया। अब देखो ये जो इंक होती है ना, इंक में दो चीज प्रेजेंट होती है। इंक में एक तो होता है सॉल्वेंट, पानी, और दूसरी चीज होती है उसमें कलर, कलरिंग सब्सटेंस। जैसे मान लो ब्लैक, अगर वो इंक है तो उसमें ब्लैक कलर वाला सब्सटेंस ऐड किया हुआ होगा। अगर मान लो वो रेड कलर है, रेड इंक है, तो उसमें रेड कलर वाला सब्सटेंस रहा होगा। तो उसमें दो चीज होती है, एक हो गया पानी और दूसरा हो गया कलरिंग सब्सटेंस। अब आपने क्या किया, वो जो चौक है ना, उस चौक को तोड़ा। जैसे ही आप लोगों ने उस चौक को तोड़ा, आपने एक बहुत जबरदस्त चीज नोटिस करी। आपने एक बहुत शानदार चीज नोटिस करी कि जो वो रेड कलर है ना, जो इंक वाला रेड कलर है, वो सिर्फ और सिर्फ चौक के बाहर बाहर वाली सरफेस पे था। ये चीज आप नोटिस करो कि वो जो रेड कलर होगा वो सिर्फ और सिर्फ कहां होगा, उस चौक के बाहर वाली जगह पर, है ना, बाहर वाली जो सरफेस है उस पर रेड कलर होगा। यस, और अगर आप उसने तोड़ी तो आप एक चीज और बढ़िया नोटिस करोगे कि जो सॉल्वेंट है, जो इंक का सॉल्वेंट है, उस पूरी की पूरी चौक को गीला कर देता है, वेट कर देता है अंदर तक। पूरा जो पूरी की पूरी चौक है वो गीली हो गई अंदर से। लेकिन जो रेड कलर था वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे रहेगा। रेड कलर सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे रहेगा। इसका मतलब सर ये है कि सर एड्सॉर्प्शन हुआ है रेड कलर वाले सब्सटेंस का और अब्जॉर्प्शन हुआ है पानी का। ये बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल है जिससे आप एड्सॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन दोनों को एक साथ समझ सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? एक बार थम्स अप करके बताओ, क्या ये चीज क्लियर हुई क्या? फिर हम लोग आगे चलते हैं। यस यस यस, बोलो दादा, क्या ये वाला एग्जांपल समझ में आया आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या ये एग्जांपल समझ में आया क्या? बोलो 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 बोलो। यस यस, आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो यही वाला एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, अरे यही वाला एग्जाम्पल ऊपर लिखा हुआ। आपको अगर विश्वास ना हो तो चेक कर लो, है ना, जिसको विश्वास ना हो पढ़ के देख ले, यही वाला एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल और लिखा है, ये भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है बेटा, इसको याद रखियो। देखो ये वाला बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। वाटर वेपर्स आर अब्सॉर्ब्ड बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड जो होता है ना, पानी को अब्सॉर्ब करता है ना, एज इट इज पानी को ऐसे अब्सॉर्ब कर लेगा, है ना। लेकिन जो आपका सिलिका जेल होता है वो पानी को एड्सॉर्ब करता है ना। इसमें कंफ्यूज मत होना कभी भी कि सर हमने तो ये भी देखा था कैल्शियम क्लोराइड। यस, कैल्शियम क्लोराइड जो है वो अब्सॉर्ब करता है, लेकिन सिलिका जेल क्या करता है, एड्सॉर्ब करता है। क्लियर है ना? ये वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको वो घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है ना, घुमा फिरा के इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस एग्जांपल को आप लोग याद रखें। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, अब देखो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर ये केमिस्ट्री है क्या? ये केमिस्ट्री है भाई, है ना, ये केमिस्ट्री है। और अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर को बोर्ड के सिलेबस से क्यों हटाया गया है ना, सीबीएसई के सिलेबस से। भाई बाकी बोर्ड का मुझे नहीं पता, चेक कर लियो अपने बोर्ड का, ऐसे बहुत सारे स्टेट बोर्ड का मुझे नहीं पता है ना, है ना है ना है ना, लेकिन इस सीबीएसई बोर्ड से इसको हटा दिया गया है। ठीक है, बाकी बोर्ड का चेक कर लेना, कहीं तुम मेरे सर पे वो फाड़ दो, सर ने बोला था सिलेबस में नहीं आएगा। अपने बोर्ड का चेक कर लियो भाई। यस, हाँ, आओ आओ। एक टर्म और होता है बेटा, एक टर्म और होता है जिसका नाम है जॉब्शन। जिसका क्या नाम है? जॉब्शन। जॉब्शन क्या होता है? अगर मान लो एड्सॉर्प्शन और अब्सॉर्प्शन दोनों एक साथ हो रहा है, जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था ना कि पानी अब्सॉर्ब हो रहा है और जो कलरिंग सब्सटेंस है, जो कलरिंग सब्सटेंस है वो एड्सॉर्ब हो रहा है, तो जहां पर एड्सॉर्प्शन और अब्सॉर्प्शन दोनों एक साथ होता हो, वहां पर एक टर्म यूज करती है, एक टर्म यूज की जाती है जिसका नाम है जॉब्शन। जिसका क्या नाम है? जॉब्शन है। यस यस, जिसका क्या नाम है? जॉब्शन है। बिहार बोर्ड में है, हाँ, वो बहुत सारे बोर्ड हो सकते हैं भैया, बहुत सारे बोर्ड हो सकते हैं, हाँ बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ, बिहार बोर्ड वाले भी हटाएंगे तो सही, लेकिन आज नहीं हटाएंगे, वो थोड़ा वैसे ही है ना, उनका प्रोसेस थोड़ा स्लो है, वो बाद में देखेंगे। हाँ हाँ, मतलब वो जो भी है तुम देख लेना यार, अब अपने हिसाब से किस बोर्ड में है किस में नहीं है तुम देख लेना। एक क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर है, एक क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर है, और यह क्वेश्चन पूछा गया है जनाब जेई 2023 में। यस, 2023 का क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, है ना, फिर मैं इसका पोल दूंगा। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लो, फिर मैं इस क्वेश्चन का पोल दूंगा। यस यस यस, हाँ भाई अच्छे से पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अरे देखो देखो देखो, फिर उसका पोल आएगा। हाँ जी हाँ जी, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लियो भाई, फिर इसका पोल आएगा आपकी स्क्रीन पर। हो गया हो गया।
लिखता है इन एक्सपेंसिव साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट सिलिका जेल इज केप्ट इन वॉच ग्लासेस और इन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बैग्स. सिलिका जेल एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर विया एब्जॉर्प्शन, thus protects the instrument from water corrosion and or prevent malfunctioning. Light of the above. yes दे दें पोल, दे दें भाई. ये रहा पोल आपकी स्क्रीन पर स्टार्ट हो चुका है. पोल स्टार्ट हो चुका है. 30 सेकंड का मैंने पोल दिया है ना, 30 सेकंड का पोल दिया है. आराम से क्वेश्चन को देखो. हाँ जी आराम से देखो बेटा. वाह, अगले साल नहीं आएगा ये चैप्टर. ऐसा कुछ भी नहीं है भाई. आजकल इतनी सारी शिफ्ट्स में एग्जाम होता है ना, तो किसी भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है. यस, देखते हैं कितने लोग हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है इस क्वेश्चन का. और बहुत ही बढ़िया भाई, 66.37% लोग हैं. मंदार पांडे, ग्रीन्स शाह, ऋषि गुप्ता, अंशिका और प्रणय. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया. आप सारे लोग बिल्कुल सही हैं भाई. होता ही है ना, अभी हम लोगों ने बात करी थी कि सिलिका जेल डाला हुआ रहता है ना, और सिलिका जेल क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि जंग नहीं लगता उन इंस्ट्रूमेंट्स में, है ना. तो स्टेटमेंट असर्शन जो है वो भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो इस असर्शन को एकदम बढ़िया जोरदार ढंग से क्या कर रहा है, जोरदार ढंग से एक्सप्लेन भी कर रहा है. ठीक है ना. तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली कि भाई एड्सॉर्प्शन क्या है, अब्जॉर्प्शन क्या है. अब हम लोग फटाफट से देख लेते हैं व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, है ना. एड्सॉर्प्शन की मैकेनिज्म क्या, मैकेनिज्म में कोई बहुत बड़ी चीज हम लोग नहीं देखेंगे, है ना. मैकेनिज्म में हम लोग बहुत बड़ी चीज नहीं देखेंगे, एक बहुत सी आसान चीज हम लोग देखने वाले. आओ, एक बहुत ही आसान सी चीज हम लोग देखने वाले हैं. सुनियो मेरी बात. जैसे मान लो यही वाला कंटेनर था, है ना. ये वाली आपकी सरफेस थी और ये वाली सरफेस थी. सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं वो आपके बहुत ज्यादा हाईली एनर्जेटिक थे, है ना. और इन सरफेस वाले पार्टिकल ने क्या किया, जो इसके कांटेक्ट में दूसरी सरफेस का पार्टिकल आ रहा था उसके साथ सेटिंग कर ली अपनी, है ना. मतलब सेटिंग करने का मतलब ये है, अबे तुम जो समझ रहे हो वो वाली सेटिंग नहीं, मतलब ऐसा कि जुगाड़ कर लिया कि यार तू मेरे साथ रह जा, है ना, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे अपना रेजिडुअल फोर्स को डिक्रीज करना है. ठीक है ना. ऐसा इसने जुगाड़ कर लिया. अब मुझे एक बात बताओ, जब ये दो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, तो एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, एनर्जी रिलीज होगी या फिर एनर्जी देनी पड़ेगी. हां, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होना चाहिए या फिर एक्सोथर्मिक होना चाहिए, ये बताओ, ये तुम बताओ जल्दी से. ये चीज समझ ली, इतने में तुम्हें कहानी समझ में आ जाएगी. हां, जल्दी बताओ, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा या फिर एक्सोथर्मिक होगा भाई, जल्दी बोलियो. जल्दी बोलो ना. यस, बिल्कुल सही बात है सर. जहां पर भी बॉन्ड बनता है ना सर, जहां पर भी बॉन्ड बनता है ना सर, वहां स्टेबिलिटी आती है. यस, और स्टेबिलिटी आती है तो सर इसका मतलब एनर्जी रिलीज होती है. तो इसका मतलब सबसे पहली चीज ये है कि जो आपका एड्सॉर्प्शन है, एड्सॉर्प्शन जो है सर वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. यस यस यस, एड्सॉर्प्शन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. ठीक है ना. ठीक है. यस, सबसे पहली चीज आपको ये समझनी थी. दूसरी चीज, ये जो मान लो ये वाले गैस के पार्टिकल है ना, जो सरफेस है इसके कांटेक्ट में जो आ रहे हैं वो गैस के पार्टिकल है. अब गैस का जो पार्टिकल होता है बड़ा आवारा होता है ना, वो बहुत ही आवारा होता है ना. वो रैंडम मुंह मारता रहता है, इधर उधर कहीं भागता रहता है. यस, लेकिन अब हो क्या रहा है, ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल ने बस इसी को अपना मान लिया, बोले बस मैं तेरे लिए बना हूं, मैं और कहीं नहीं जा रहा. अब ये जो पार्टिकल है ये रैंडम मूव नहीं कर सकता सर. अगर ये रैंडम मूव नहीं करेगा तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, हाँ लॉयल बन गया आजकल ये बंदा, है ना, लॉयल हो गया ये. अगर ये रैंडम इधर उधर मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ा, क्या एंट्रोपी डिक्रीज कर गई क्या. यस 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 बोलो. मैं तो हूं ही लॉयल, मैं हमेशा से लॉयल रहा हूं. हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूं, अरे बताओ ना एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ा. सर एंट्रोपी डिक्रीज कर गई. एंट्रोपी क्या होती है सर, एंट्रोपी बताती है रैंडमनेस को. एंट्रोपी किसको बताती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस को. सर यहां पर रैंडमनेस कम हो चुकी है पार्टिकल्स की, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो रैंडमली मूव नहीं कर सकते. तो जब डेल्टा एस का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा, एंट्रोपी जो होगा वो डिक्रीज करेगा. सर एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब डेल्टा एस का साइन नेगेटिव होगा. ठीक है ठीक है ठीक है. एंट्रोपी का मतलब होता है बेटा रैंडमनेस. किसका मतलब होता है, एंट्रोपी बोले तो रैंडमनेस. यस,
और अगर ये प्रोसेस हो रहा है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसका मतलब डेल्टा जी का जो साइन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। डेल्टा जी का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। डेल्टा जी का साइन नेगेटिव होने का मतलब सर जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है। प्रोसेस कैसा है जनाब, स्पॉन्टेनियस है। यस यस, कैसा है बेटा, स्पॉन्टेनियस है। देखो आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा है ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अबे घबरा मत जाइयो, ये फॉर्मूला पहली बार नहीं लिखवा रहा हूं मैं, ये फॉर्मूला हमने पहले भी लिखा है, इस साल भी लिखा है और इससे पहले भी लिखा है। कक्षा 11, सर क्यों याद दिला रहे हो, ऐसे बुरा सपना सा है वो, है ना। तो ये कक्षा 11 में भी आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। अब एक चीज देखो, ये वाली जो चीज है वो नेगेटिव है, सोच के देखो, ये वाली चीज नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव मिलके हो गया पॉजिटिव। यस यस यस, ये डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव, तो डेल्टा एस नेगेटिव और नेगेटिव मिलके हो गया पॉजिटिव। तो अब अगर डेल्टा जी को नेगेटिव होना है, अगर डेल्टा जी को नेगेटिव होना है तो उसकी एक ही कंडीशन है, उसकी एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि डेल्टा एच जो है वो बहुत भयंकर नेगेटिव होना चाहिए, है ना। डेल्टा एच का जो मैग्नीट्यूड है नेगेटिव में बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके नेगेटिव बनेगा तभी जब डेल्टा एच का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। अब देखो होता क्या है, देखो होता क्या है, इनिशियली पूरी की पूरी सरफेस खाली है ना, इनिशियली पूरी की पूरी सरफेस खाली है, गैस के पार्टिकल दिल खोल के जहां मर्जी हो वहां जाके एब्जॉर्ब हो सकते हैं, पूरी की पूरी सरफेस खाली है, गैस के पार्टिकल यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर, है ना, पहले आओ पहले पाओ वाला खेल है भाई। बहुत सारी पूरी सरफेस पे पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हो सकते हैं, पार्टिकल्स का एक्यूमुलेशन बहुत जोरदार हो सकता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होगा। इनिशियली डेल्टा एच का वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है ना, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, डेल्टा एच का वैल्यू उतना ही ज्यादा नेगेटिव होगा, है ना। तो इनिशियली डेल्टा एच काफी नेगेटिव रहता है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या, पार्टिकल्स का एक्यूमुलेशन होने लग गया, तो धीरे धीरे सरफेस पे खाली जगह कम बची, अब पार्टिकल्स का एक्यूमुलेशन कम से कम होता जाएगा, है ना, क्योंकि पार्टिकल्स सरफेस तो भरती जा रही है, तो धीरे धीरे पार्टिकल्स का एक्यूमुलेशन कम होता जाएगा, रेट जो है वो कम होती जाएगी, इसी वजह से डेल्टा एच का वैल्यू भी कम होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका नेगेटिव वैल्यू इसके पॉजिटिव वैल्यू के बराबर हो जाएगा। यस, ये दोनों चीजें बराबर हो जाएगी, उस दिन जो आपका डेल्टा जी है वो जीरो हो जाएगा, और जिस दिन डेल्टा जी जीरो हो गया आप बोलोगे जो प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम में आ चुका है। यस यस, आप क्या बोलोगे, जो प्रोसेस है वो किस में आ चुका है दादा, इक्विलिब्रियम में आ चुका है। बोल, ये तुझे बात समझ में आई क्या, है भाई, ये बोलना पड़ेगा, क्या ये बात तुझे समझ में आई क्या, जल्दी जल्दी जल्दी, यस यस। तो जो चीज मैंने आपको समझाई है एज इट इज वही चीज यहां लिखी है ना, जो चीज मैंने समझाई वो चीज यहां लिखी, देखो समझ में तो आ जाता है, लेकिन इसी चीज को अगर तुम 5 महीने बाद पढ़ोगे ना तो हो सकता है इसको वापस भूल जाओ, इसी वजह से मैं थ्योरी लिख के लाया हूं, है ना। एक बार के लिए आप ये सारी चीज, ये जो चीज लिखी हुई है, एक बार इसको खुद से वापस पढ़ लो, क्या वही लिखा है जो मैंने समझाया है। यस, और अगर समझ में आ गया हो तो एक बार थम्स अप कर देना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हाँ, एक बार इसको पढ़ना और मुझे समझाना, बताना जरा क्या ये वही चीज है जो मैंने समझाई है, और अगर हो गया है तो फिर थम्स अप करना, फिर आगे चलेंगे। जल्दी से ये काम कर लो। यस यस यस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बेटा पहले पूरा पढ़ के फिर बोलना है, पहले पढ़ना है। देखो थम्स अप तो एकदम से आ जाते हैं ऐसे, अरे पढ़ना है पहले मुन्ना, पढ़ के बोलना है भाई, पढ़ के बोलना है। यस, हो गया हो गया हो गया। अब इस पे एज इट इज जेई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, एज इट इज जेई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलो मैं तुम्हें क्वेश्चन भी दिखा देता हूं, जेई वाला क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। मैं डायरेक्ट पोल स्टार्ट कर रहा हूं, है ना, मुझे पता है इसको तो कभी भी कर लोगे तुम। जेई 2021 का क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, बहुत ही आसान, सीधा सीधा एनसीईआरटी की लाइन उठा के पूछ लेता है जनरली, है ना। तो देखो क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ए गैस एट अ गिवन टेम्परेचर ऑन ए सॉलिड सरफेस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हो गया हो गया, खत्म होने वाला है भैया, टाइम खत्म होने वाला है, टाइम खत्म होने वाला है, टाइम खत्म होने वाला है, टाइम हो गया खत्म। यस, पोल हो लिया खत्म। अब देख लेते हैं रिजल्ट इस पोल का, और रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ 49% लोग हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है। अरे भाई क्यों, कहां हो, मंडी में हो गया, कहीं सब्जी वब्जी खरीद रहे हो क्या, जो पढ़ाई नहीं कर रहे हो, हैं, फोन चल रहा है सर सिर्फ, या कोई दिहाड़ी व्याड़ी तो नहीं कर रहे हो।
हैं? अबे अभी थोड़ी देर पहले, 1 मिनट पहले तो समझाया है, 1 मिनट पहले तो समझाया यार, कैसी बात कर रहे हो? लीडर बोर्ड देख लेते हैं। युवांश, फिर उसके बाद गोविंद सिंह, देवोजीत, भव्य जैन और रागिनी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। अरे अभी तो समझाया तुम्हें, अभी तो तुम्हें समझाया डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और जो डेल्टा एस होता है वो भी डेल्टा एस भी। अच्छा जल्दी आ गया था पोल, ओ ये बात है क्या? चलो कोई बात नहीं, आगे आएगा और पोल, वेट करना। चलिए जी, तो ये बात हुई एड्सॉर्प्शन क्या है, अब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। अब हम लोग बात करते हैं सर टाइप्स कितनी होती है ना, एड्सॉर्प्शन के कितने टाइप्स हैं। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, निहायती इजी क्वेश्चन है ना, निहायती आसान टॉपिक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इस वाले पार्ट से भी जेई में क्वेश्चन, अब देखो पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है ना, पूरा थ्योरेटिकल है, तो कहीं ना कहीं से जेई पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। थ्योरी है, थ्योरी में तो साला किसी भी लाइन को उठा के पूछ लेता है ना, लेकिन ये अब बहुत आसान है ना, समझ में आएगा तुम्हें एकदम जोरदार ढंग से। देखो जी, एड्सॉर्प्शन होता है ना बेटा, एड्सॉर्प्शन जो होता है वो 2 तरह का होता है। कितनी तरह का? एड्सॉर्प्शन जो होता है बेटा वो 2 तरह का होता है। देखो, एक को बोला जाता है फिजिसॉर्प्शन, है ना, फर्स्ट वन इज फिजिसॉर्प्शन, या फिर इसको फिजिकल एड्सॉर्प्शन भी बोला जाता है। या तो आप कह दो फिजिसॉर्प्शन या फिर फिजिकल एड्सॉर्प्शन, और एक होता है केमिसॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन कह दो या फिर केमिकल एड्सॉर्प्शन कह दो, आपकी श्रद्धा है ना, आपकी मर्जी है, जो कहना जाओ, जो तुम्हें अच्छा लगे वो कह सकते हो। यस यस यस, है ना। तो 2 तरह का होता है। अब हमें इन दोनों तरह में डिफरेंस समझना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। ठीक है जी, ठीक है। आओ देखो मैं आपको समझा देता हूं, बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही आसान चीज है भैया। सुनो, ये आपकी सरफेस है, मान लेते हैं सॉलिड की सरफेस है। किसकी सरफेस है? सॉलिड की सरफेस है ना सर, ये सॉलिड की सरफेस है, और ये वाला है वो पार्टिकल, वो है गैस, जिसको जिसको इस सॉलिड के ऊपर आके एक्यूमुलेट होना है ना, इसको सॉलिड की सरफेस पे आके एक्यूमुलेट होना है। तो एक्यूमुलेट होने के 2 प्रोसेस हैं। एक तो ये जो गैस का पार्टिकल है, ये इस सॉलिड वाले पार्टिकल के साथ वैंडरवॉल फोर्स के अट्रैक्शन के थ्रू जुड़ जाए, है ना। इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा? वैंडरवॉल फोर्स लग रहा है। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है, और एक ऐसा भी हो सकता है सर, ऐसा भी तो हो सकता है, वैंडरवॉल क्यों कह रहे हो आप? वैंडरवॉल ही क्यों कह रहे हो सर? वैंडरवॉल तो बहुत वीक होता है। आज सर वैंडरवॉल नहीं है सर, आज ना इन दोनों के बीच एकदम मजबूत वाला बॉन्ड बना है सर, एकदम जोरदार वाला बॉन्ड बना है सर, है ना। इन्होंने जीने मरने की कसमें खा ली, 7 फेरे भी ले लिए इन्होंने, अब ये बॉन्ड बहुत मजबूत हो चुका है सर, है ना। तो भैया अगर ये बॉन्ड मजबूत है, मान लेते हैं ये या तो आयोनिक बॉन्ड था या फिर कोवेलेंट बॉन्ड था। कौन सा था? या तो आयोनिक हो सकता है या फिर कोवेलेंट हो सकता है ना। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन है ना। और यहां पर ये जीने मरने की कसमें नहीं खाइए, बोले ठीक है आज से हम लोग एक दूसरे के साथ है, ठीक है। बोले भैया तुझे जरूरत है, मुझे जरूरत है, ठीक है, अपनी जरूरत है तो ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन ये जो फोर्स है सर, ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यस, तो अगर मान लो, अरे भैया अगर आपका गैस और सॉलिड, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच वीक वैंडरवॉल फोर्सेस अगर बन रहे हैं, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिसॉर्प्शन। इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा बेटा फिजिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है ना। और आयोनिक और आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है सर, ये तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है सर, ये तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसी वजह से इसको बोला जाएगा केमिकल एडजॉर्प्शन। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यस 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 यस, क्लियर है ना। ये चीज यहां पर लिखी हुई है, देख लो देख लो क्या लिखा है। इन फिजिसॉर्प्शन वीक वैंडरवॉल फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट, है ना। वीक है ना, जब तक ठीक है, माहौल चल रहा है ठीक है, तब तक ठीक है। जिस दिन साला नहीं बनेगा उस दिन बोले तू तेरे घर में तेरे घर, मैं अपने घर, है ना। बट इन केमिसॉर्प्शन केमिकल बॉन्ड्स बन जाते हैं, आर फाउंड बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रखा है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है ठीक है ठीक है, यस यस यस, क्लियर है क्लियर है। हाँ जी, समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, आगे चलते हैं, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखो एक बहुत बढ़िया चीज लिखी हुई है, बहुत बढ़िया चीज लिखी हुई है कि जो केमिसॉर्प्शन होता है ना, केमिसॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होती है। केमिसॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू हाई होता है। अब ये नाम सुना सुना लग रहा है क्या तुम्हें? है भाई? हाँ 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 हाँ, ये नाम सुना सुना लग रहा है तुम्हें? एक्टिवेशन एनर्जी,
यस सुना हुआ है ना। अरे आप लोग याद करो केमिकल काइनेटिक्स, हम लोग ऐसे कहते थे कि अगर आपके रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, अगर आपके रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो एक एनर्जी बैरियर को पार करना पड़ता है, और यही एनर्जी बैरियर होता है एक्टिवेशन एनर्जी। यस तो अगर आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, सुनो, क्योंकि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, इस वजह से, सॉरी, केमिकल एड्सॉर्प्शन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, इस वजह से एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होती है ना। सो दिस इज योर केमिकल एड्सॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन। और जो आपका फिजिजॉर्प्शन होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इस वजह से वीक बॉन्ड बनाने के लिए जो एनर्जी बैरियर होता है वो भी बहुत ही छोटा होता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिजॉर्प्शन। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो यही चीज यहां पर लिखी गई है कि जो केमिजॉर्प्शन होता है हाई एक्टिवेशन एनर्जी होती है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, दिस एड्सॉर्प्शन इज आल्सो नोन एज एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन। किसको, केमिजॉर्प्शन को। अरे बात समझ में आई, एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन भी आप कहते हो। अब देखो, अरे भाई एक चीज देखो, अगर फिजिजॉर्प्शन है, इधर से इधर जाना है, एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर बहुत कम है, तो ये तो लो टेम्परेचर पे ही हो जाएगा भाई। लो टेम्परेचर पे ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी होगी, इतनी सफिशिएंट एनर्जी होगी कि वो रिएक्टेंट वाला पार्टिकल प्रोडक्ट वाली साइड चला जाएगा। और इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है वो लो टेम्परेचर पे अकर होता है। यस यस यस, मेरी बात समझ में आई। लेकिन क्योंकि केमिकल एड्सॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू काफी हाई है सर, और एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू हाई है, तो सर ये लो टेम्परेचर पे थोड़ा होने के चांसेस कम होंगे सर, है ना। सर थोड़ा सा आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। हाई टेम्परेचर देंगे तो रिएक्टेंट पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो ये इस एनर्जी बैरियर को पार कर जाएंगे। इसी वजह से लिखा है कि केमिजॉर्प्शन एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, है ना। लो टेम्परेचर पे होता है जनरली फिजिजॉर्प्शन, और जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कन्वर्ट हो जाता है केमिजॉर्प्शन में। क्लियर, क्योंकि केमिजॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हाई है। बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो, मेरी बात समझ में आई है ना, मेरी बात समझ में आ गई है ना। तो जैसे मान लो कोई एक एड्सॉर्प्शन है, लो टेम्परेचर पे वो फिजिजॉर्प्शन था, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, है ना, हाई टेम्परेचर पे वो केमिजॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाता है। यस, ऑल राइट, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। ये एग्जांपल भी लिखा है कि जो हाइड्रोजन है पहले फिजिजॉर्प्शन शो करती है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो केमिजॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखो डिटेल स्टडी जो है ना इसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिजॉर्प्शन, है ना। डिटेल में फिजिजॉर्प्शन को हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, डिटेल में हम लोग फिजिजॉर्प्शन को अब पढ़ने वाले हैं। देखो फिजिजॉर्प्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं फटाफट से, बहुत आसान है। पहला लिखता है लेक ऑफ स्पेसिफिसिटी, ये स्पेसिफिक नहीं होता बिल्कुल भी। आप बोलोगे सर स्पेसिफिक क्यों नहीं होता, अरे भाई देखो, जो वेंडरवॉल फोर्स होता है ना, वेंडरवॉल के लिए कोई सर्टेन रिक्वायरमेंट नहीं होती, है ना। जहां पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, वहां पर वेंडरवॉल तो होगा ही, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो। आपने ऐसा सुना है ना दादा, बोलना है यार, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसा सुना है ना आप लोगों ने, दादा दादा ऐसा सुना है ना। यस, कि जहां पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता वहां पर क्या होता है, वेंडरवॉल होता है ना। तो फिजिजॉर्प्शन के लिए कोई स्पेसिफिक कंडीशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता, बिकॉज वेंडरवॉल फोर्सेस आर यूनिवर्सल फोर्सेस। यूनिवर्सल का मतलब है वेंडरवॉल तो हर जगह काम कर जाएगा, है ना, हर जगह वेंडरवॉल तो हो ही जाएगा। लेकिन भैया आयोनिक बॉन्ड बनाना हो, अगर कोवलेंट बॉन्ड बनाना हो, तो सर उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, है ना। हर कोई आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता, हर कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता सर, वो स्पेसिफिक होता है कि ये कंडीशन मीट होगी तभी आयोनिक बनाएगा, ये कंडीशन मीट होगी तभी कोवलेंट बनाएगा। यस यस यस, लेकिन वेंडरवॉल बेचारा सीधा साधा है, बोले मेरी कोई कंडीशन नहीं है ना, मेरी कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, मैं तो जिसके साथ मर्जी हो बॉन्ड बना लेता हूं। यस यस, तो इसी वजह से लिखा है कि भैया ये जो आपका फिजिजॉर्प्शन होता है बेटा, ये स्पेसिफिक इन नेचर नहीं होता। यस, बहुत बढ़िया। अगला जो लाइन लिखा है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, ये डिपेंड करता है कि एड्सॉर्बेट किस तरह का है, जो एड्सॉर्ब होने आ रही है चीज वो किस तरह की है। ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोल देता हूं, है ना, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखें। यस यस यस,
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि ऐसी गैसेस जो आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं। हाँ 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 हाँ, क्या लिखा है, क्या लिखा है कि ऐसी गैसेस जो आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं। अब भाई गैस आसानी से लिक्विफाई कैसे होती है, कौन सी गैस आसानी से लिक्विफाई होती है? आप लोगों ने सीखा होगा एक ऐसी गैस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है। अच्छा, अब एक क्रिटिकल टेम्परेचर याद है क्या? हाँ हाँ, क्रिटिकल टेम्परेचर जैसी चीज याद है? क्या होता था क्रिटिकल टेम्परेचर? याद करो गैसियस स्टेट में कि सर क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता था मैक्सिमम जिसके बाद किसी भी गैस को आप लिक्विफाई नहीं कर पाते थे। और मैंने ये चीज ना तुम्हें सॉल्यूशन चैप्टर में भी बताई थी, सॉल्यूशन चैप्टर में भी तुम्हें बताई थी कि क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका हाई होगा उस गैस को लिक्विफाई करना आसान होगा। मैंने तुम्हें क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला भी लिखवाया था 8a/27 RB, तुम्हें ये वाला फॉर्मूला भी लिखवाया गया था। और जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल कांस्टेंट ए, है ना। और ये जो वैन डर वाल कांस्टेंट ए होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यस, ये वाली चीज है, ये वाली चीज है जो आप लोग पढ़ते थे। तो उस गैस को, वो वाली गैस आसानी से लिक्विफाई होगी। सुन लो मेरी बात, जिसको नहीं पता है, लास्ट बात, 100 बातों की एक बात, गांठ बांध लियो, कसम खा लेना, भूलोगे नहीं और कसम मेरी नहीं खाओगे, है ना, है ना, है ना। हाँ, तो भैया वो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा वो वाली गैस आसानी से लिक्विफाई होगी। क्रिटिकल टेम्परेचर उसका ज्यादा होगा जिसके लिए वैन डर वाल कांस्टेंट ए की वैल्यू ज्यादा होगी। और वैन डर वाल कांस्टेंट ए किसका ज्यादा होता है? जिस गैस के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं। तो जो वाली गैस, जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाती है उसका एडजॉर्प्शन भी आसानी से होता है ना। जैसे मान लो आपके सामने 3-4 गैसेस दे दी जाएं, उन 3-4 गैसेस के लिए अगर मैं ए की वैल्यू दे दूं और मैं तुमसे पूछूं कि कौन सी गैस का एडजॉर्प्शन सबसे आसानी से होगा, तो आप बोलोगे जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ए ज्यादा होगा वो गैस आसानी से एडजॉर्ब होगी, है ना। क्योंकि जिसका ए ज्यादा होता है वो गैस आसानी से लिक्विफाई होती है, और जो गैस आसानी से लिक्विफाई होती है वही गैस पहले जाके एडजॉर्ब होगी, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड वाला जो पोर्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है रिवर्सिबल नेचर। मतलब रिवर्सिबल का मतलब समझते हो ना, उल्टा। रिवर्सिबल का मतलब उल्टा। जैसे मान लो ये सरफेस थी, है ना, यहां पर गैस का पार्टिकल था, गैस का पार्टिकल इसकी सरफेस पे आके एडजॉर्ब हो गया, है ना। अब मान लो आपने ऊपर से प्रेशर बढ़ाया, जैसे आपने प्रेशर बढ़ाया, ये जो गैस है, गैस का पार्टिकल है, सॉलिड के पार्टिकल के पास में आया, है ना। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ तो इन दोनों पार्टिकल के बीच दूरियां कम हुई। और भैया बॉन्ड बनाने के लिए, है ना, पास आना तो जरूरी है ना, दूरियां कम होनी जरूरी है ना। यस, तो इन दोनों के बीच दूरी कम हुई, क्यों? क्योंकि प्रेशर आपने बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हुआ और दोनों ने एक दूसरे के साथ वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़ गए। अब मान लो आपने क्या किया, आपने क्या किया सर, वॉल्यूम बढ़ा दिया, है ना, आपने प्रेशर को वापस डिक्रीज कर दिया, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर जैसे डिक्रीज किया वॉल्यूम बढ़ गया, ये वाला पार्टिकल वापस दूर चला गया, वापस दूर चला गया तो एडजॉर्प्शन हट गया, खत्म। अरे भाई तो टेम्परेरी मामला था ना दादा, ये तो टेम्परेरी मामला था ना, ठीक है। पहले प्रेशर बढ़ा था, दूरियां कम हुई थी तो अट्रैक्शन हो गया था, आज वापस दूरियां बढ़ गई, है ना, प्रेशर कम कर दिया, वॉल्यूम बढ़ गया, खत्म, दूरियां बढ़ गई तो बोला आज से हमारे रास्ते अलग है ना, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो ये रिवर्सिबल है, कहने का मतलब ये है ना, ये रिवर्सिबल है सर, उल्टा हो सकता है ना, उल्टा हो सकता है। यस, बहुत बढ़िया। आगे हम लोग समझ लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, है ना। सरफेस एरिया तो दिखती सी बात है, हम लोगों ने बात करी, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा रेट ऑफ एडजॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। इस वाले पॉइंट पे हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। सरफेस एरिया एडजॉर्बेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, है ना। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा एडजॉर्प्शन भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। अरे भाई एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है? एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है? मतलब जब एडजॉर्प्शन हुआ तो अभी हमने बात करी ना कि एनर्जी रिलीज होगी। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो केमिजॉर्प्शन से कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? आपका दिल क्या कहता है? हाँ जी, हाँ जी, आपका दिल क्या कहता है? इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो केमिजॉर्प्शन से कम होगी या फिर केमिजॉर्प्शन से ज्यादा होगी? जल्दी बताओ दादा, जल्दी बताओ।
हाँ 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 हाँ, है ना, कम होनी चाहिए ना, ऑब्वियस सी बात है, कम होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कम एनर्जी रिलीज होगी ना। लिखा है इसने डेटा कि 20 से 40 किलो जूल, है ना, इतनी एनर्जी रिलीज होती है। आपको अगर मान लो ये डेटा याद ना भी रहे ना, तो आप ये ध्यान रखो कि क्योंकि इसमें वीक फोर्सेस का फॉर्मेशन हो रहा है ना, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट्स वाई जो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा ये भी कम होगी। सिंपल सिंपल, है ना, सिंपल। तो ये बात होगी बेटा फिजिक्स ऑप्शन की। केमिज ऑप्शन जो है, केमिज ऑप्शन जो है वो आपके सामने लिखा है, ये हाईली स्पेसिफिक होता है, इसकी प्रॉपर्टीज जस्ट ऑपोजिट होती है फिजिक्स ऑप्शंस, है ना, जस्ट ऑपोजिट। देखो हाईली स्पेसिफिक होता है सबसे पहली चीज, है ना, क्योंकि भैया हर कोई आयनिक या फिर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, यूनिवर्सल फोर्सेज नहीं होते हैं, सबसे पहली चीज। ये इरिवर्सिबल होते हैं, एक बार बॉन्ड बन गया ना, है ना, तो भैया फिर हटने वाला प्रोसेस बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहां पर एक बहुत तगड़े फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मेशन होता है ना, तो इस वजह से वापस इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं हो पाएगा, है ना, डिसॉर्प्शन होना बहुत ही मुश्किल है। क्लियर क्लियर क्लियर। हाँ, सरफेस एरिया, सर यहां पर भी सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा सर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। यस, और सबसे लास्ट में एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन, सर यहां जो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो काफी ज्यादा होती है, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना। यहां पर देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 80 से 240 है, पिछले वाले में हम लोगों ने देखा था, यस यस, हाँ पिछले वाले में हम लोगों ने देखा था 20 से 40 था, है ना, बहुत कम था, 20 से 40 है, यहां पर देखो 80 से 240 है, इतना डिफरेंस है, काफी ज्यादा डिफरेंस है। क्लियर क्लियर क्लियर। अरे बोलो, क्या इस वाले पार्ट में कोई दिक्कत है आप लोगों को? हाँ जी हाँ जी, कोई परेशानी है इस वाले पार्ट में, है ना। अब ये सारी चीजें समराइज करके मैंने एक स्लाइड पे डाल दी है, हाँ सारी चीजें मैंने एक स्लाइड पे डाल दी है। अब मुझे ये बात बताओ, मुझे ये वाला पॉइंट बताओ, इसमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो मैंने नहीं समझाया अभी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो मैंने नहीं एक्सप्लेन किया है? जल्दी देख के बताओ मुझे, जल्दी देख के बताओ, जल्दी देख के बताओ, कौन सा पॉइंट है जो मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया है? इसके चक्कर में पढ़ भी लोगे तुम सारा, जल्दी। जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो। कौन सा कौन सा कौन सा? एक तो लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है, और और बाकी सारे कर दिए क्या? बाकी सारे कर दिए क्या? आओ देखे देखते, आओ आओ, आइए आइए देख लेते हैं, ऐसी क्या बात है। देखो सी वाला पॉइंट समझा चुका हूं, बिकॉज ऑफ वैंडरवॉल फोर्सेज वहां पर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, देखा देखा। हाँ, नॉट स्पेसिफिक इन नेचर वो स्पेसिफिक इन नेचर होता है, रिवर्सिबल इन नेचर वो इरिवर्सिबल होता है, मोर लिक्विफाई गैसेस आसानी से लिक्विफाई होती है, बता दिया, एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होती है। ये एक तो देखो ये वाला जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि ये लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होता है, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका जो रेट है वो डिक्रीज करता है, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। मैं आपके सामने ग्राफ बनाने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपके सामने ग्राफ बनाने जा रहा हूं बेटा, ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, यस रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज करेगी। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करेगा। ऐसा किसके लिए होता है? ऐसा होता है बेटा फिजिक्स ऑप्शन के लिए, फिजिक्स ऑप्शन के लिए, यस फिजिक्स ऑप्शन, ठीक है। फिजिक्स ऑप्शन में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो रेट है वो डिक्रीज करती है। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, लेकिन 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 मेरे भाई यहां पर जो ग्राफ बनता है ना केमिज ऑप्शन में, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ग्राफ है, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखो इसमें ग्राफ कैसे बनता है, इसमें ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, इसमें ग्राफ इस तरह से बनता है। इनिशियली आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, इनिशियली टेम्परेचर बढ़ाओगे तब आपका जो रेट है केमिज ऑप्शन का, ये किसके लिए ग्राफ है सर? ये ग्राफ है केमिज ऑप्शन के लिए। सर इनिशियली आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो रेट है वो बढ़ेगा, यस मैक्सिमम होगा, और अगर आपका मन अभी भी टेम्परेचर बढ़ाना ही जा रहा है ना, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ाते ही जा रहे हो, तब एक टाइम पे आके वापस रेट जो है वो डिक्रीज करेगा। ठीक 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 ठीक। अब देखो कोई ये बोलेगा वाई, हाँ ये वाई तो सबसे पहले आएगा,
है ना, है ना, है ना। हाँ, ये y तो सबसे पहले आएगा, ये y तो सबसे पहले आएगा भैया। अरे मतलब स्पेलिंग पे मतलब अटकी है तुम्हारी नजरें। हाँ देखो, मैंने एक चीज बताई थी कि भैया जो केमिज ऑप्शन होता है ना, केमिज ऑप्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होती है, बताया था आप लोगों को। केमिज ऑप्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होती है। अब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हाई है तो आपको इनिशियली टेम्परेचर देना पड़ेगा रिएक्टेंट पार्टिकल को, आपको इनिशियली टेम्परेचर देना पड़ेगा रिएक्टेंट पार्टिकल को, तब वो जाके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, है ना। क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए, प्रोडक्ट साइड में जाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एक्टिवेशन एनर्जी आएगी कहां से? टेम्परेचर से आएगी। अरे बोलना यार भाई, यस। तो इनिशियली जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तब एक्टिवेशन एनर्जी वाला जो बैरियर है उसको पार करेगा और बॉन्ड बना लेगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते ही गए तो एक टाइम ऐसा आएगा भैया, इन दोनों के बीच बॉन्ड वापस ब्रेक होने लगेगा, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर से भी बॉन्ड टूटता है। यस यस यस, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? इसी वजह से इनिशियली एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक रेट बढ़ेगा। रेट बढ़ने का रीजन है ये हाई एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा है, इसी वजह से इनिशियल टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि इस एनर्जी बैरियर को पार कर पाए। और जब एक बार बॉन्ड बन गया, फिर भी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये जो बॉन्ड है ये वापस टूटने लगेगा और रेट डिक्रीज करने लगेगा। यस यस यस, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अरे दादा समझ में आ गई बात, है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान रखें। टेम्परेचर वाले पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो ये लिखा है, ये तो डायरेक्ट डिक्रीज करेगा, फेवरेबल होता है हाई टेम्परेचर पे, और इंक्रीज करता है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज करेगा इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड देन डिक्रीजेस। यहां पर ये भी नोट करो, एंड देन डिक्रीजेस, है ना। इनिशियली इंक्रीज करेगा और फिर उसके बाद उसका जो रेट है वो डिक्रीज करेगा ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। आगे, इनिशियल एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बता दिया। यहां पर हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है ना। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, यहां पर सरफेस एरिया बढ़ेगा तब भी रेट बढ़ेगा, है ना। ये वाला दो पॉइंट दोनों में सेम है। लास्ट पॉइंट क्या लिखता है? लास्ट पॉइंट लिखता है कि भैया इसमें मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनती है और इसमें यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बनती है। भाई ये तो बहुत आसान है ना यार। देखो, यूनिमॉलिक्यूलर और मल्टीमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर और मल्टीमॉलिक्यूलर का मतलब क्या? देखो, जैसे मान लो ये है आपकी सरफेस, पार्टिकल आया, एड्सॉर्ब हो गया, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एड्सॉर्ब हो गया। यस, एक और पार्टिकल आया, है ना, एक और पार्टिकल आके और एड्सॉर्ब हो सकता है ना। कुछ जगह और खाली बची हुई है ना अभी। यस यस यस, देखो एक लेयर पार्टिकल की ये बन गई, ये वाली जगह खाली थी, यहां पर दूसरा पार्टिकल आके एड्सॉर्ब हो गया। एक लेयर ऐसे वाले पार्टिकल्स की बन जाएगी, भले ही ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो, इट डजंट मैटर, बट लेयर तो बनेगी। और मान लो जहां जहां जगह खाली बची है वहां पर तीसरी लेयर का फॉर्मेशन और हो सकता है पार्टिकल्स का, इस तरह से। तो इस वाले केस में, फिजिक्स ऑप्शन के केस में, आपको मल्टीपल लेयर्स मिलती है ऐसे पार्टिकल्स की। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल फोर्स है, हर किसी के साथ फोर्स हो जाएगा, कोई स्पेसिफिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी वजह से पार्टिकल्स की बहुत सारी लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, जब आप केमिजॉर्प्शन की बात करते हो, भैया केमिजॉर्प्शन में बनते हैं केमिकल बॉन्ड्स, और केमिकल बॉन्ड्स कैसे बनते हैं? ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। तो अगर मान लो ये वाले पार्टिकल ने इस वाले पार्टिकल्स के साथ ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर लिए, इन दोनों के बीच बॉन्ड बन गया, तो बस बन गया वो। फिर अब ये किसी और के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो इस तरह से बी पार्टिकल्स की सिर्फ एक लेयर बन सकती है ना, जहां पर ए पार्टिकल्स अपने आउटरमोस्ट शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो इन पार्टिकल्स के साथ ओवरलैप करके एक एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, खत्म हो जाएगी कहानी, है ना। और दूसरी लेयर पार्टिकल्स की फॉर्म नहीं हो सकती। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे बोलिए, क्लियर है ये चीज, है ना, क्लियर है ये चीज। तो इस वजह से आप इस पॉइंट को डायरेक्ट ध्यान रखें। यस, डायरेक्ट ध्यान रखें कि जब फिजिक्स ऑप्शन होता है बेटा, फिजिक्स ऑप्शन जब होता है तो मल्टीमॉलिक्यूलर लेयर बनती है, और जब केमिज ऑप्शन होता है तो यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बनती है। सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसको फटाफट से करके बता दो। ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हाँ जी, हाँ जी बेटा, आज से इनऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं है। अबे इनऑर्गेनिक का तो तुम्हें रिवीजन लेक्चर मिल रहा है, इनऑर्गेनिक का सिर्फ रिवीजन लेक्चर मिल रहा है, इनऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं हुई अभी। इनऑर्गेनिक तो जब फिजिकल खत्म हो जाएगा उसके बाद स्टार्ट होगा।
है ना, है ना, है ना? हाँ जी, कौन से ऑप्शन, कौन से ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? बताओ बताओ बताओ। देखो आपके सामने 4 गैसेस दी हुई है और चारों के क्रिटिकल टेम्परेचर दिए हुए हैं। ये 2022 में पूछा गया है कि लिखता है द गैस शोइंग लीस्ट एड्सॉर्प्शन। अरे भैया लीस्ट एड्सॉर्प्शन किसका होगा? जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा। और सर क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम किसका है? हीलियम का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बताओ, अभी बताया थोड़ी देर पहले, है ना, कि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा वो आसानी से एड्सॉर्ब होगी। बस बस बस। तो ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है जेई 2022 में। ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। आगे चलते हैं और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। इस पर भी जेई में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना, और इसका नाम है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अच्छा, आइसोथर्म से क्या समझते हो आप? अरे भैया आइसोथर्म, थर्म मतलब थर्मल, टेम्परेचर, टेम्परेचर से रिलेशन है, और आइसो मतलब सेम। एक्चुअली हम लोग कुछ ग्राफ बनाने चाहते हैं, है ना, हम लोग ग्राफ बनाना चाहते हैं, एड्सॉर्प्शन का ग्राफ बनाना चाहते हैं। किसके साथ? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। हम लोग ये जो ग्राफ हैं ये कब बना रहे हैं? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। और आप याद करो, जो भी आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे ग्राफ बनाते हो सर, उनको क्या कहा जाता है? आइसोथर्म्स बोला जाता है ना। तो देखो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, एक एड्सॉर्बेंट लिया मैंने, है ना, ये आपका एड्सॉर्बेंट है। एड्सॉर्बेंट एक सरफेस है, किसकी? एड्सॉर्बेंट की, है ना, और ये आपकी सॉलिड है मान लेते हैं। ये क्या है बेटा? सॉलिड है, और इसके ऊपर गैस का पार्टिकल आके एड्सॉर्ब हो रहा है। इसके ऊपर क्या हो रहा है? गैस का पार्टिकल आके एड्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है ना, है ना। ये है आपका एड्सॉर्बेट, ये क्या है? एड्सॉर्बेट। तो मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि जो मास ऑफ एड्सॉर्बेंट है, जो एड्सॉर्बेंट का मास है वो है m, और जो मास ऑफ एड्सॉर्बेट है ना, जो एड्सॉर्ब हो रहा है वो है x। ठीक है, ये है m ग्राम और ये है x ग्राम। तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जो गैस है उसका कितना अमाउंट एड्सॉर्ब हो रहा है एड्सॉर्बेंट पे विद प्रेशर। प्रेशर के साथ गैस का जो अमाउंट एड्सॉर्ब हो रहा है, हम लोग वो वेरिएशन चेक करना चाहते हैं, है ना, कि प्रेशर के साथ इसका एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा या फिर कम होगा। हम लोग ये ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, और ये जो ग्राफ हम लोग बना रहे हैं ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे बना रहे हैं, है ना। तो ये जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ को बोला जाएगा बेटा एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे बोलो ना यार, दादा बोलना पड़ेगा, दादा बोलना पड़ेगा। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का मतलब समझ में आया क्या? कि जो गैस किसी भी सरफेस पे एड्सॉर्ब हो रही है, कितनी गैस एड्सॉर्ब हो रही है किसी भी सॉलिड की सरफेस पे, इसका मैं प्रेशर के साथ इफेक्ट देखना चाहता हूं, प्रेशर के साथ इफेक्ट देखना चाहता हूं। आइए देखो ये लिखा हुआ है, द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब बाय द एड्सॉर्बेंट विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मींस ऑफ ए कर्व, और उस कर्व को बोला जाता है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, है ना। ये ध्यान रखना है, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट को मैंने m लिखा है और मास ऑफ एड्सॉर्बेट को x लिखा है। क्लास कब तक है? अरे भाई क्लास का नोटिफिकेशन आया तुम्हारे पास, 2 घंटे क्लास थी अपनी, 5:30 तक क्लास है, अभी तो 4:45 हुआ है। हाँ, अभी से क्यों पूछ रहे हो तुम लोग क्लास का? है भाई, अभी से क्यों पूछ रहे हो रे दादा? अभी तो क्लास है ना यार, 2 घंटे क्लास थी। हाँ, अभी तो 40 मिनट बचे हैं क्लास के। तो अब बेटा यहां पर दो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ने होते हैं हमें, है ना। अगर आप देखोगे आपकी जो एनसीईआरटी है, जो आपकी स्टेट की बुक है, उसमें सिर्फ एक ही आइसोथर्म दिया हुआ है, एक ही आइसोथर्म दिया हुआ है जिसका नाम है फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, है ना, और इसी पे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है, ये क्या कहता है? देखो इसने एक इक्वेशन दी थी, इसने एक इक्वेशन दी क्या? इसने एक इक्वेशन दी कि जो x/m होता है, x क्या है? मास जो एड्सॉर्ब हो रहा है गैस का, m क्या है? मास ऑफ एड्सॉर्बेंट जो सॉलिड का। इसने कहा कि जो x/m है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर 1/n। ठीक है, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर 1/n वेयर, और ये लिखना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर,
है ना। ये चीज कब बोली उसने? उसने ग्राफ बनाया, और उसने एक रिलेशन दिया कि बेटा जो x बाई एम की वैल्यू है, जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n। ठीक, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो एक कांस्टेंट यूज करूंगा k इंटू पी की पावर 1/n। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। और ये रिलेशन क्या कह रहा है आपको? ये रिलेशन ये कह रहा है कि सर अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो x बाई एम का वैल्यू बढ़ेगा, है ना। यूनिट मास पे ज्यादा गैस एड्सॉर्ब होगी, यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट पे ज्यादा गैस एड्सॉर्ब होगी। कब? जब आप प्रेशर बढ़ाओगे। यहां पर जो n है, n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। n का जो वैल्यू होता है बेटा वो ग्रेटर देन 1 होता है। यस, n बेटा एक कांस्टेंट है। n एक कांस्टेंट है दादा, n एक कांस्टेंट है ना। n एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 1 से बड़ा होगा। अब ये जो प्रेशर है k और n, इनका जो वैल्यू होता है, कांस्टेंट होता है ना। ये कांस्टेंट्स हैं, और ये जो कांस्टेंट्स हैं इनकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर आप गैस चेंज करोगे तो आपका k हो गया, n हो गया, इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ये वाला रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n। k का वैल्यू बेटा, k का वैल्यू कांस्टेंट होगा, डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होगा। आपको k की वैल्यू किसी के लिए याद नहीं रखनी है ना, आपको सिर्फ ऐसे ध्यान रखना है। अरे भाई p तो प्रेशर है ना यार, हद है मतलब। कोई कह रहा सर p क्या है ये भी बता दो, है ना। p क्या है? p इज प्रेशर, p क्या है? प्रेशर है। ठीक है। और उसने जो ग्राफ ड्रॉ किया, यस, उसने जो ग्राफ ड्रॉ किया था ना, मैं आपको बता देता हूं। देखो ग्राफ कैसा मिला उसको ग्राफ कुछ ऐसा मिला। उसने ग्राफ ड्रॉ किया, इधर लिखा उसने x बाई एम, है ना, और इधर लिखा उसने प्रेशर के साथ जब उसने ग्राफ ड्रॉ किया तो उसने एक चीज नोटिस करी कि उसको ग्राफ कुछ ऐसा मिला, इस तरह का। उसको ग्राफ कुछ इस तरह का मिला। ठीक है ना। ठीक है। मान लेते हैं ये जो ग्राफ बनाया बेटा उसने, ये ग्राफ बनाया लेट्स से 200 केल्विन पे। ठीक है ना। अब उसने क्या किया? एक और ग्राफ प्लॉट किया, टेम्परेचर को कम किया, 100 केल्विन पे ग्राफ बनाया, उसको ग्राफ ऐसा दिखा। यस। फिर उसने एक और ग्राफ बनाया, उसने कहा कि यार अब की बार मैंने टेम्परेचर थोड़ा और कम कर दिया, 50 केल्विन, है ना। 50 केल्विन पे उसको ग्राफ ऐसा मिला। देख रहे हो आप लोग? 50 केल्विन पे उसको ग्राफ ऐसा मिला। x और m क्या है? मुझे पता ही था साला, तुम्हें 10 सेकंड पहले की चीज बताई हुई ना, तुम्हें हजम नहीं होती है। मैं गजनी हो गया, इससे ज्यादा तो गजनी को याद रहता था, हद है मतलब। x क्या है? अरे भाई x है उस गैस का मास जो एड्सॉर्ब हो रहा है, हद है मतलब। x क्या है? मास ऑफ गैस। एक स्लाइड पे लिखो, दूसरी स्लाइड पे आओ, इतने में खत्म। और यहां पर मास ऑफ सॉलिड है ना, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, है ना, जो सॉलिड है उसका मास। ठीक है। हाँ, देखो ये, अब देखो, अब इस ग्राफ्स को आपको देखने को उससे क्या समझ में आ रहा है? आपको यह चीज समझ में आ रही है कि सर जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, सर एक पर्टिकुलर प्रेशर पे आपका जो x बाई एम का वैल्यू है, देखो सर वो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे x बाई एम का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब एड्सॉर्प्शन का रेट कम हो रहा है, कम एड्सॉर्प्शन हो रहा है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या, ये जो मैं समझाना चाह रहा हूं? यस। तो ये चीज ग्राफ से भी दिख रही है ना आपको बेटा, ये वाली चीज तो ग्राफ से भी दिख रही है ना आपको, कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो जो एड्सॉर्प्शन का रेट है वो डिक्रीज कर रहा है। यूनिट मास पे जो गैस एड्सॉर्ब हो रही है वो धीरे धीरे कम हो रही है। ये चीज इस ग्राफ से भी समझ में आ रही है ना। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है वो डिक्रीज करता है। क्लियर। अच्छा, अब यहां पर ये वाली जो चीज लिखी है ना, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाई प्रेशर की बात करो, देखो मान लो आप हाई प्रेशर, आपने प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया एट हाई प्रेशर। अगर बेटा आप हाई प्रेशर की बात करते हो तो क्या आपको ऐसा फील हो रहा है
क्या आपको ऐसा फील हो रहा है क्या? सुनो, अगर आप हाई प्रेशर की बात करते हो तो क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि x बाई एम जो है वो प्रेशर के साथ वेरी नहीं कर रहा? देखो x बाई एम तो लीनियर है ना, सैचुरेट हो गया। क्या आपको ऐसा लग रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हाई प्रेशर पे x बाई एम जो है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा? बोलो 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 बोलो, दादा बोलना पड़ेगा। क्या ऐसी फील आ रही है आप लोगों को? यस, एक्स बाई एम जो है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। लग रहा है ना आप लोगों को? यस यस, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, है ना। ग्राफ जो है बेटा सैचुरेट हो गया। अच्छा, एक चीज और देखो, क्या आपको ऐसा लग रहा है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि एट लो टेम्परेचर, एट लो प्रेशर सॉरी, है ना, क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि लो प्रेशर पे जो x बाई एम का वैल्यू है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर 1 बाई एन, 1 क्या आपको ऐसा फील हो रहा है क्या? अरे देखो, जब ये ग्राफ स्टार्ट हुआ है, प्रेशर जब बहुत कम है तो ऐसा लग रहा है ना ग्राफ सीधा सीधा चल रहा है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ग्राफ सीधा सीधा चल रहा है? अरे बोलो, क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो x बाई एम है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ रहा है, ऐसा लग रहा है ना? यस यस। और सर, अगर आप इंटरमीडिएट प्रेशर की बात करो, जब प्रेशर ना तो बहुत कम हो, है ना सर, प्रेशर जब ना तो बहुत कम है और ना ही प्रेशर बहुत ज्यादा है, तब जाके आपका जो x बाई एम है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर 1 बाई एन। यस यस। अभी हमने कहा कि जो n का वैल्यू है बेटा वो ग्रेटर देन 1 है, इधर लिखा था ना हमने। अभी हमने कहा कि जो n का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब x बाई एम जो होगा वो p की पावर 1 बाई एन के। ये चीज सिर्फ और सिर्फ कहां फॉलो हो रही है? ये चीज सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट प्रेशर पे फॉलो हो रही है। इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं, इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि सर ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की लिमिटेशन है। अरे बोलो ना भाई, सर इस इक्वेशन की लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? कि सर ये एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है ये हर पॉइंट पे, हर प्रेशर पे एप्लीकेबल नहीं है सर, है ना, है ना, है ना। ऐसा नहीं है कि हर प्रेशर पे ये इक्वेशन फॉलो हो रही है सर। ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर मतलब जब प्रेशर ना तो बहुत ज्यादा हो और ना ही बहुत कम हो, तो ये इसका एक लिमिटेशन है। ये इसका क्या है? एक लिमिटेशन है। क्लियर क्लियर क्लियर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे बोलो बोलो बोलो, क्या चीज समझ में आई क्या? एक बार बताना जरा दादा, एक बार बताना जरा, क्या ये चीज समझ में आई क्या? है ना। अरे यार ये तो मैथ्स वाली चीज है ना दादा, ये तो मैथ्स वाली चीज है ना, ये तो समझ में आनी चाहिए, ये तो मैथ्स वाली चीज है। यस यस, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो, अब देखो एक और चीज, देखो ये वाली चीज तो मैं आपको समझा ही चुका हूं, है ना। ये वाली लाइन तो मैंने समझाई दी कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज करता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। और दूसरी चीज भी समझा चुका हूं कि सैचुरेशन आ जाता है हाई प्रेशर पे, है ना। ये दोनों चीज हम लोग समझ चुके हैं। एक चीज और देखो, अभी हमने लिखा कि जो रिलेशन है x बाई एम इज इक्वल टू के इंटू पी की पावर 1 बाई एन है। मैंने क्या किया, दोनों साइड इसका लॉग ले लिया, नेचुरल लॉग ले लिया, लॉग x बाई एम इज इक्वल टू लॉग के इंटू पी की पावर 1 बाई एन। तो देखो ये है लॉग m इंटू एन, तो बेटा ये क्या बन जाएगा? अब तक तो तुम्हें याद हो गया, है ना, अब तक तो आपको याद हो गया, ये बन जाएगा सर log k प्लस log p और p की पावर 1 बाई एन। लिख सकता हूं क्या ऐसा? अरे भाई पूरा मैथ्स है, पूरा मैथ्स एकदम 100% मैथ्स। अब इधर देखने दो, क्या रहने दो, ऐसे ही रहने दो, सिलेबस कौन करवाएगा फिर? हाँ, कभी पढ़ने के लिए भी आया करो भाई, हमेशा मजे के लिए मत आओ। हाँ देखो, log k प्लस ये 1 बाई एन आगे आ जाएगा, 1 बाई एन log b, ये एक रिलेशन बन गया, दिख रहा है आपको? एक रिलेशन बन गया। अब मैं एक ग्राफ बनाना चाहता हूं, है ना। इस रिलेशन की हेल्प से, इस रिलेशन की हेल्प से मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं, है ना। इस रिलेशन की हेल्प से मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं, किस किस के बीच? x बाई एम और प्रेशर के बीच। किस किस के बीच? x बाई एम और प्रेशर, सॉरी log x बाई एम और log p के बीच। log 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 लो भाई, ऐसे नहीं, मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं बेटा log x बाई एम और log p के बीच। मैं आपसे पूछ रहा हूं इस ग्राफ का स्लोप किसके बराबर होगा? कौन बताएगा ये चीज?
log x बाई एम और log p, इस ग्राफ का स्लोप किसके बराबर होगा? जल्दी बोलो। हाँ, इस ग्राफ का स्लोप किसके बराबर होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बोलो भाई। यस, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया सर। log x बाई एम सर y एक्सिस पे है सर, बहुत बढ़िया बात है सर। log p सर x एक्सिस पे है, और सर k कांस्टेंट है तो log k भी कांस्टेंट होगा। ये सर ग्राफ बनेगा सर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ ये है। यस, और सर इस ग्राफ का जो स्लोप है वो 1 बाई एन के इक्वल है। इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? log k के इक्वल होगा। और ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है। यस यस, ये वाला क्वेश्चन जेई में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। इतना आसान क्वेश्चन है, इतना निहायती इजी कॉन्सेप्ट है जो 2 से 3 बार पूछा गया है। अब समझ लो, देख रहे हो, बहुत आसान है बेटा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है ठीक है, मैं आपके सामने क्वेश्चन दे देता हूं। देखो ये रहा, ये कौन से साल में आया? लेटेस्ट है, 2023 में आया। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बताओ बताओ बताओ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हाँ जी, कौन से ऑप्शन पे, कौन से ऑप्शन पे टिक करें? दादा बोलना। अरे नाम है फ्रेंडलिच, बंदे का नाम है भाई, बंदे का नाम है, मतलब कह रहा मतलब फ्रेंडलिच कौन है? हाँ हाँ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, कौन से ऑप्शन पे टिक कर दिया जाए? देखो ये रिलेशन लिखा हुआ है, ये रिलेशन लिखा हुआ है सर, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और अभी मैंने आपको बताया था यहां पर y पे कौन है? y पे कौन है? log x बाई एम। ठीक है, log x बाई एम। और x एक्सिस पे कौन है? x एक्सिस पे कौन है? log p, है ना? ये है सर log p। इसका मतलब स्लोप किसके बराबर आ गया? सर स्लोप बराबर आ गया 3 के, है ना? क्योंकि स्लोप ही किसके बराबर होता था? 1 बाय एन के बराबर होता था। यस, स्लोप है बेटा 1 बाई एन के बराबर, तो 3 आ जाएगा स्लोप, 3 आ जाएगा स्लोप। और ये जो वैल्यू है, ये जो 2.505 है, ये किसकी वैल्यू होगी? log k की वैल्यू होगी, है ना? ये किसकी वैल्यू होगी? log k की वैल्यू होगी। ये देखो ये रहा इंटरसेप्ट जो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी किसके बराबर था? इंटरसेप्ट किसके बराबर था? log k के बराबर। तो log k की वैल्यू हो जाएगी 2.505। ऐसा कहने से सर जो ऑप्शन है हमारा जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट होगा। देख रहे हो? अरे तुम देख पा रहे हो? देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है। कौन से साल में पूछा है? जेई 2023 में पूछा है। और देखो अभी तो और रुको, एक और क्वेश्चन करो, देखो 2021 का। हाँ हाँ, एक और क्वेश्चन करो 2021 का। ये वाला देखो, कहता है फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म एट मॉडरेट प्रेशर, द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। मॉडरेट प्रेशर मतलब इंटरमीडिएट प्रेशर है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। तो जो x बाई एम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा p की पावर x, और p की पावर x मतलब 1 बाई एन। यस यस यस। और बेटा अभी हम लोगों ने लिखा x की वैल्यू किसके बराबर होगी? x की वैल्यू किसके बराबर होगी? जल्दी बताओ। यही तो था, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। ये कौन से साल में आया है? जेई 2021 में आया। बहुत बढ़िया, आगे आओ आगे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जेई 2021 का क्वेश्चन है। देख रहे हो, जेई 2021 में एक और क्वेश्चन पूछा गया, फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में जो स्लोप होता है, स्लोप किसके बराबर होगा? अभी मैंने आपको बताया था जो स्लोप होता है 1 बाई एन के बराबर होता है। यस, स्लोप जो होता है वो 1 बाई एन के बराबर होता है। और मैंने आपको बोला था एन का जो वैल्यू होता है ग्रेटर देन 1 होगा। अगर एन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब 1 बाई एन जो होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा। यस यस यस। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बताइए दादा, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा भाई, बोलना पड़ेगा। क्या ये चीज सही है? अबे डी कहां से? डी पिछले वाले का था, इसका पूछ रहा हूं मैं। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए, है ना? बस ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हैं बेटा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत ही इजी, बहुत ही इजी। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ, है ना? तो अब इसके बाद एक और देख लेते हैं। ये एक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म था, कौन सा? फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। उस पे ज्यादा क्वेश्चन आता है। एक और भाई साहब थे लैंगम्यूर, इन्होंने भी एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म दिया, है ना? और इन्होंने एक रिलेशन लिया, सीधा हम लोग रिलेशन की बात करेंगे, x बाई एम इज इक्वल टू AP अपॉन 1 प्लस BP, है ना? वही चीज, x वही है मास ऑफ गैस, m वही है मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, और A एंड B आर कांस्टेंट। बेटा A और B क्या है?
ए और बी जो है वो कांस्टेंट है, वापस वही चीज वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेंगे, नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट पे डिपेंड करेंगे। यस यस यस। और जो अबे लंगूर नहीं है, लैंगम्यूर है, कह रहा लंगूर। हाँ, ये और ये जो P है ना सर, P है प्रेशर, P क्या है, प्रेशर है ना। इसने ये रिलेशन दिया x बाई एम इज इक्वल टू AP अपॉन 1 प्लस BP, ठीक है, AP अपॉन 1 प्लस BP। अच्छा एक चीज देखो, अच्छा एक चीज देखो, अगर मान लो मैं बात करूं लो प्रेशर की, एट लो प्रेशर, अगर आपका प्रेशर बहुत कम हो, सुनियो, अगर आपका प्रेशर बहुत कम है, अगर प्रेशर बहुत कम है तो क्या मैं 1 प्लस BP को 1 के इक्वल लिख सकता हूं क्या? अरे बोलो ना दादा, बोलना है यार। अगर प्रेशर बहुत ही कम है इसका मतलब बीपी की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में काफी कम है, और अगर 1 के कंपैरिजन में काफी कम है इसका मतलब 1 लिख सकते हो, बीपी का वैल्यू बहुत छोटा है। कह सकता हूं क्या मैं ऐसा? दादा बोलना है यार। यस। तो अगर आपने क्या किया, 1 प्लस बीपी की जगह अगर 1 लिख दिया तो एक्स बाई एम जो है वो आ गया ए इंटू पी, और एक्स बाई एम ए इंटू पी आने का मतलब है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये कब होगा? ये होगा लो प्रेशर पे। देखो दोनों में डिफरेंस है ना, दोनों में डिफरेंस है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यस यस, क्या चीज सही है? लेकिन अगर मान लो हाई प्रेशर होता, यहीं पर एट हाई प्रेशर होता, बोलियो, अगर आपका प्रेशर हाई होता तो क्या होता सर? अगर प्रेशर हाई होता तो बीपी का वैल्यू बहुत ज्यादा होता, अगर बहुत ज्यादा होता तो इसको आप बीपी लिख देते। आज आपका जो 1 है वो नेग्लेक्ट हो जाता, वो आपका नेग्लेक्ट हो जाता, ठीक है। अगर नेग्लेक्ट हो गया तो कर दो, चलो x बाई एम इज इक्वल टू AP अपॉन BP, और आज P से P उड़ गया, x बाई एम इज इक्वल टू A अपॉन B। A भी कॉन्स्टेंट, B भी कॉन्स्टेंट, x बाई एम की वैल्यू कॉन्स्टेंट आ गई, इसका मतलब x बाई एम जो है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा। x बाई एम जो है बेटा वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा। बोलिए, x बाई एम जो है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा। क्या आपको ऐसा लग रहा है? यस यस यस। अरे बोलो, ये चीज सही लिखी है ना कि अगर आपका प्रेशर कम है तब आपका x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, और अगर प्रेशर बहुत हाई है तो x बाई एम प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा। ग्राफ जो है वो एकदम सैचुरेट हो जाता है ऊपर जाके, दोनों एक ही बात करें। अगर आप इसके लिए भी ग्राफ बनाना चाहो ना, अगर आप इसके लिए भी ग्राफ बनाना चाहो x बाई एम और प्रेशर का, x बाई एम और प्रेशर का, तो सर ये वाला ग्राफ भी बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा अभी थोड़ी देर पहले बना था, ये ऐसा है ना। हाई प्रेशर पे जाके सैचुरेट हो जाएगा और इनिशियली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर क्लियर क्लियर। यस 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 यस, सही है ना, सही है ना, सही है ना। अरे भैया देखो लास्ट चैप्टर है आज, है ना, लास्ट चैप्टर है, टाइम पे चीजें खत्म हो जाए। इंसान तो लास्ट चैप्टर एकदम मजे मजे में पढ़ लेता है, बोले यार अब तो बस इतना पढ़ लिया ना, अब तो एक चैप्टर बचा है ना, इसको तो बढ़िया ढंग से खत्म कर देंगे। और तुम साला रो रहे हो ऐसे, सर छोड़ दो, जल्दी छोड़ दो। अबे चैप्टर तो खत्म करना ही है ना, है भाई, बताओ मतलब। और बच्चे थोड़े ना हो भी भैया, बच्चे नहीं हो। लैंगम्यूर ने कुछ इसके जो अपना पोस्टुलेट दिया ना, आइसोथर्म, आइसोथर्म के पीछे 2 पोस्टुलेट माने इसने ना, पोस्टुलेट कह सकते हो। क्या पोस्टुलेट दिया? कहता है देयर एग्जिस्ट अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। वहां पर क्या होगा बेटा? एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा जहां पर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन बराबर होगा। यस यस यस। जब आप सैचुरेशन पे पहुंच जाते हो, जब आप सैचुरेशन पे पहुंच जाते हो उस केस में रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन दोनों का रेट इक्वल होगा, ठीक है ना। सबसे पहली चीज आप ये ध्यान रखो, है ना। और दूसरी चीज उसने ये बोला, जैसे मान लो ये वाली आपकी सॉलिड की सरफेस है ना, ये वाली सॉलिड की सरफेस है, और यहां पर आके आपके जो पार्टिकल्स है वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, यहां पर आकर जो आपके पार्टिकल्स है वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं।
तो इसने ये कहा कि अगर मान लो यहां पर गैस एब्जॉर्ब होने आ रही है ना, तो इसको इससे मतलब नहीं है, इसको इससे मतलब नहीं है कि इसकी जो साथ वाली साइड है इस पे पहले से एक्यूमुलेशन हो रखा है या फिर नहीं हो रखा है ना। साथ वाली साइड्स पे एब्जॉर्प्शन हो रखा है या नहीं हो रखा, इससे इस वाले गैस के पार्टिकल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो गैस होती है वो आइडियल बिहेवियर शो करती है। आइडियल बिहेवियर में साथ वाली पोजीशन जो होती हैं उन पे कुछ भी हो रहा हो, अट्रैक्शन और जो रिपल्शन होता है उसका मैग्नीट्यूड लगभग जीरो होता है आइडियल गैस के केस में, है ना। आइडियल कंडीशन यही तो होती है कि ना तो अट्रैक्शन ना ही रिपल्शन। इसी वजह से गैस अगर यहां पर एब्जॉर्ब होने आ रही है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा यहां पर कौन बैठा है, यहां पर कौन बैठा है, यहां पर कोई एब्जॉर्प्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। यस 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 यस, क्लियर क्लियर क्लियर, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है ना। तो ये इसका पोस्टुलेट था, हालांकि इतना कोई काम में नहीं आता, इतना कोई काम में नहीं आता, ठीक है। हाँ हाँ, अभी देखो सुनो, 10 मिनट अगर चुपचाप बैठ के पढ़ लोगे, सुनो सुनो मेरी बात, अगर 10 मिनट चुपचाप बैठ के पढ़ लोगे ना, तब तो मैं 10 मिनट में छोड़ दूंगा क्लास। और अगर ऐसे ही करते जाओगे, ऐसे ही, है ना, कमेंट ऐसे और चैट में लिखते जाओगे ऐसे, तो फिर क्लास पूरी चलेगी 5:30 बजे तक, है ना। अब तुम देख लो, अब तुम देख लो कि क्या करना है तुम्हें, अब तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है। या तो चुपचाप 10 मिनट पढ़ लो, 10 मिनट पहले क्लास छोड़ दूंगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, प्रॉमिस एकदम जोरदार वाला। आ जाओ, देखो अभी जो हमने एड्सॉर्प्शन पढ़ा है, अभी जो हमने एड्सॉर्प्शन पढ़ा है उसमें बात करी है सॉलिड की सरफेस थी, सॉलिड की सरफेस थी और इसके ऊपर गैस का पार्टिकल आके एड्सॉर्ब हो रहा था, है ना, उसके ऊपर गैस का पार्टिकल आके एड्सॉर्ब हो रहा था। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं एड्सॉर्प्शन कहां से हो रहा है, सॉल्यूशन में से हो रहा है। एड्सॉर्प्शन कहां से हो रहा है, सॉल्यूशन में से हो रहा है। सुनो, जैसे मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड का पानी में, है ना, आपने क्या किया, पानी लिया और उस पानी के अंदर एसिटिक एसिड मिला दिया, है ना, CH3COOH, ठीक है। और इस एसिटिक एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन रही होगी, मान लेता हूं वो जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो थी M1, है ना। एसिटिक एसिड की सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी बेटा, M1। अब आपने क्या किया, इसके अंदर ऐड कर दिया चारकोल, क्या ऐड कर दिया बेटा, चारकोल, ठीक है ना। जब आपने चारकोल ऐड किया तो आपने देखा कि ये जो एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है सर, अब कॉन्सेंट्रेशन होगी M2 और जो M2 का वैल्यू है वो M1 से कम हो गया, जो M2 का वैल्यू है वो M1 से कम हो गया। मतलब जब आपने चारकोल ऐड किया तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर गई। डिक्रीज क्यों कर गई, डिक्रीज करने का रीजन यह है कि जो एसिटिक एसिड पहले सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रखा था, जैसे ही आपने चारकोल ऐड किया वो एसिटिक एसिड चारकोल पे जाकर एब्जॉर्ब हो गया। यस, तो सॉल्यूशन में से एसिटिक एसिड जो था वो सॉलिड चारकोल की सरफेस पे जाके एब्जॉर्ब हो गया। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉलिड सरफेस, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या ये बात समझ में आई? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। आप बोलोगे सर सॉल्यूशन फेज में से एड्सॉर्प्शन हो गया, बोलो क्लियर है? ठीक है ठीक है। अब बात ये आती है कि सर ये जो सॉल्यूशन में से एड्सॉर्प्शन की रेट होती है ये किस चीज पे डिपेंड करती है ना। ये देखा गया, कुछ चीज ऑब्जर्वेशन देखे गए, कुछ ऑब्जर्वेशन देखा गया कि ये जो सॉल्यूशन में से एड्सॉर्प्शन होता है ये टेम्परेचर बढ़ाने के साथ डिक्रीज करता है। जो अभी वाला हमने एड्सॉर्प्शन देखा था बिल्कुल वैसा ही है। ये भी चीज देखा गया कि जो एड्सॉर्प्शन होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है कि आपका जो सॉल्यूट है वो कितना है। यह देखा गया कि जो एड्सॉर्प्शन होता है वो एड्सॉर्बेंट के, जो चारकोल एड्सॉर्बेंट था उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। और सबसे लास्ट में देखा गया कि जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट पे भी डिपेंड करता है। मतलब ये जो सॉल्यूशन फेज में से एड्सॉर्प्शन जो था वो एज इट इज वैसा ही था जैसा अभी हम लोगों ने बात करी थी कि सॉलिड की सरफेस पे गैस का एड्सॉर्प्शन हो रहा है। बिल्कुल सिमिलर एड्सॉर्प्शन के ऑब्जर्वेशंस आपको मिले, है ना। और फिर कहा गया कि अभी आपने थोड़ी देर पहले एक रिलेशन लिखा था ना, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर 1/n। जब गैस थी तो उसके लिए हम लोग प्रेशर लिखते थे। यह कहता है जब सॉल्यूशन फेज में से एड्सॉर्प्शन होता है तो प्रेशर की जगह
आप लिख दो सी, प्रेशर की जगह क्या लिख दो, सी लिख दो। यस यस यस, सी बोले तो कॉन्सेंट्रेशन है ना, सी बोले तो कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो रिलेशन बनेगा सर, रिलेशन बन जाएगा x बाई एम इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1/n, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1/n। यस, बिल्कुल सिमिलर रिलेशन मिला, बिल्कुल सिमिलर रिलेशन मिला। कौन सा, गैस के साथ भी और सॉल्यूशन फेज के साथ भी। x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी की पावर 1/n, है ना। ये फ्रेंडली एडसॉर्प्शन यही तो था, x बाई एम इज इक्वल टू पी की पावर p के इंटू पी की पावर 1/n था। यहां पर p की जगह c आ जाएगा। जहां पर गैस के लिए प्रेशर लिखते थे वहां पर कॉन्सेंट्रेशन लिख देते हैं, सिर्फ फर्क इतना सा आता है ना, है ना, है ना। और जैसे अगर मैं लैंगम्यूर की बात करूं, लैंगम्यूर ने क्या बोला था, x बाई एम इज इक्वल टू AP अपॉन 1 प्लस BP। तो यहां पर प्रेशर की जगह क्या लिखना है, कॉन्सेंट्रेशन लिखना है, तो AC अपॉन 1 प्लस B इंटू सी, बस। यस यस, ये C आपकी है कॉन्सेंट्रेशन। ये कौन सी कॉन्सेंट्रेशन होती है, ये होती है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, है ना, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, है ना, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। जब एडसॉर्प्शन और आपका डिसॉर्प्शन दोनों की रेट सेम हो गई ना, अब सॉल्यूशन में जो कॉन्सेंट्रेशन बची हुई है दैट इज सी, है ना। सी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेनी है आपको, आपको सी लेनी है जब इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब एडसॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन का रेट सेम हो गया, जितना एडसॉर्प्शन होना था उतना हो चुका है। वो उस केस में जो कंडीशन होगी, उस केस में जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, वो कॉन्सेंट्रेशन होती है सी, है ना। तो इसी वजह से ये कोई नई चीज नहीं है, ये नई चीज नहीं है, सेम वही चीज थी। जहां पर प्रेशर लिखा था वहां पर सिर्फ हमने कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। ठीक है, अब हम लोग एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। यस, छोटी सी बात और कर लेते हैं कि एप्लीकेशंस कहां कहां दिखती है आपको एडसॉर्प्शन की। हम लोग डेली लाइफ में कहां कहां एडसॉर्प्शन देखते हैं, तो सबसे पहला लिखता है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। आपको अगर वैक्यूम क्रिएट करना हो तो आप एडसॉर्प्शन काम में ले सकते हो। कैसे, आप क्या करो, एक वेसल है, उस वेसल के अंदर चारकोल डाल दो। यस, जैसे ही चारकोल डालोगे, चारकोल क्या करेगा, उस वेसल के अंदर जितनी भी गैसेस हैं उनको एडसॉर्ब कर लेगा। चारकोल क्या करेगा, उस वेसल के अंदर जितनी भी गैसेस हैं उनको एडसॉर्ब कर लेगा। गैस के पार्टिकल्स खत्म हो जाएंगे अंदर, उनको आप बाहर निकाल लो। गैस अगर किसी उसमें से कम होगी, वैक्यूम में से, तो उसमें क्या, चैम्बर में से अगर कम हो गई, है ना, एक वेसल में अगर गैस के पार्टिकल कम हो गए तो सिंपल सी बात है उसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए आप एडसॉर्प्शन की एप्लीकेशन काम में ले सकते हो, सबसे पहली चीज। क्लियर, क्लियर, है ना। और दूसरी चीज गैस मास्क। अबे वो तुमने मूवीज देखी है, जैसे मान लो कोयले की खानें होती हैं, देखा है तुमने, लोग वहां मास्क लगा के जाते हैं ना अंदर, होता है ना ऐसा। अबे मतलब फिल्मों में तो देखा ही होगा, जहरीली गैस जहां पर भी आ गई वहां पर मास्क लगा के जाते हैं लोग, है ना। गैस मास्क, डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल और मिक्सचर ऑफ एडसॉर्बेंट। तो भैया वो जो आपका गैस मास्क होता है ना, उसमें होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है, उस मास्क के अंदर होता है चारकोल लगा हुआ, है ना, एक एडसॉर्बेंट या फिर एक चारकोल, जो क्या करता है, जो पॉइजनस गैसेस होती हैं, पॉइजनस गैसेस को वो एडसॉर्ब कर लेता है और जो बाकी गैसेस हैं उसको जाने देता है, उसके थ्रू इनहेल हो जाती है, जो आपको सांस लेने के लिए ऑब्वियस रिक्वायर्ड होती है ना। तो ये लिखा है, इज यूजुअली यूज्ड फॉर ब्रीदिंग इन कोल माइंस टू एडसॉर्ब पॉइजनस गैसेस, है ना। जो आपका कोल मास्क के अंदर जो एडसॉर्बेंट लगा होगा वो क्या करेगा, वो ये जो गैसेस है इनको एडसॉर्ब कर लेगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, बिल्कुल सही है। आप सिलिका जेल ले सकते हो, एल्यूमिना जेल ले सकते हो, ये ह्यूमिडिटी को कम कर देती है। क्यों कम कर देती है, क्योंकि वाटर वेपर को अब्सॉर्ब कर लेगी। यस, जैसे मान लो आपका एक छोटी सी जगह है ना, उसके अंदर वो ह्यूमिड जगह है, आप उसमें क्या करो, चारकोल ये ऐड कर दो, सिलिका जेल, उसके अंदर जो भी आपकी वो रही होगी, वाटर वेपर रही होगी, सिलिका जेल क्या करेगा, उसको एब्सॉर्ब कर लेगा, खत्म। यस यस यस, बस खत्म। और देखो एप्लीकेशन, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशंस। अभी मैंने आपको बोला था, जैसे मान लो आपके पास एक कोई सॉल्यूशन है जिसमें कलरिंग सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसके अंदर चारकोल ऐड कर दो, चारकोल क्या करता है, उस कलरिंग सब्सटेंस को एब्सॉर्ब कर लेता है ना, तो उस सॉल्यूशन में से कलरिंग सब्सटेंस खत्म हो जाता है ना। ये एप्लीकेशंस है, हालांकि जनरली एप्लीकेशन पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेज।
बहुत सारी इनर्ट गैसेस हैं, है ना, उनको अलग अलग करना है। आप एड्सॉर्प्शन की वजह से हेल्प से अलग अलग कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ऐसे किया जा सकता है कि एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लो 3-4 गैसेस हैं, तो सारी गैसेस की एड्सॉर्ब होने की टेंडेंसी कम होती है, अलग अलग होती है, कम नहीं। कुछ गैसेस की टेंडेंसी एड्सॉर्ब होने की ज्यादा होती है किसी एक एड्सॉर्बेंट पे, कुछ गैसेस एड्सॉर्ब होने की टेंडेंसी कम रखती है ना। तो लेट से आपके पास हीलियम और नियोन है ना, हीलियम नियोन आर्गन है, आपने एक एड्सॉर्बेंट यूज किया, हीलियम की एड्सॉर्ब होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा थी, तो हीलियम सबसे पहले एड्सॉर्ब हो जाएगा, हीलियम अलग हो गया, 2 गैसेस बची। फिर आपने चारकोल ऐड किया, अब की बार नियोन एड्सॉर्ब हो जाएगा, वो अलग हो गई। पीछे कौन बचा? लास्ट में जो भी गैस थी, आर्गन थी या फिर जिनोन थी। तो क्योंकि सारी गैसेस की एड्सॉर्प्शन का रेट अलग अलग होता है, तो आप इस एड्सॉर्प्शन फिनोमिना की हेल्प से इनर्ट गैसेस को डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। क्लियर? हाँ, फिर उसके बाद क्योरिंग डिजीज, है ना, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता। जो ड्रग्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप के जर्म्स को किल करने में काम में आती है, क्योंकि ये क्या करती है, जो ड्रग्स होती है ये अपनी सरफेस पे एक पर्टिकुलर जो आपका जर्म्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको खत्म कर देती है ना। तो ये ज्यादातर काम में आता है आपका मेडिकल साइंस में, केमिस्ट्री में हमारा कोई ज्यादा काम इसका है नहीं, ठीक है ना। और सबसे लास्ट में है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा होगा। जो लोग बायो के स्टूडेंट है, यहां पर है नहीं कोई, है ना, जो अगर कोई पीसीएमबी वाला होता तो उसने क्रोमेटोग्राफी पढ़ी होगी, है ना। जो कलरिंग सब्सटेंसेस होते हैं उनको अलग अलग करने के लिए एड्सॉर्प्शन यूज किया जाता है। कक्षा 11 में क्रोमेटोग्राफी आप लोग पढ़ते थे, याद है? पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ये 2 अलग अलग टाइप की क्रोमेटोग्राफी हुआ करती थी, है ना। तो ये क्रोमेटोग्राफी में भी आपको किसका रोल मिलेगा? एड्सॉर्प्शन का रोल मिलने वाला है। क्लियर? क्लियर है पीसीएमबी वाले? हे भगवान, अबे साला, मतलब मेरे से तो सिर्फ मैथ्स ही नहीं होता था अच्छे से, तुम लोग मैथ्स भी कर रहे हो, बायो भी कर रहे हो, मतलब जबरदस्त हो यार तुम। हाँ, तुम लोग तो एकदम जोरदार हो भाई, बड़ा जबरदस्त मैनेज कर रखा है तुमने, हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये हमारा आज का जो कहानी था वो हो लिया खत्म। यस, आज की जो कहानी थी वो हो ली खत्म। आपको दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए आज का होमवर्क क्या है। आज आपको कोई डीपीपी नहीं मिलेगी, या आप लोगों के लिए खुशी की बात है, ठीक है। तो आज का जो आपका होमवर्क है वो होमवर्क सिर्फ इतना सा है कि जो आज पढ़ाया है उसको आप बढ़िया ढंग से रिवाइज करके आइएगा, ठीक है ना। ये आपका आज का होमवर्क है। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप निपटा दीजिएगा, ठीक है। अरे भैया, न्यूक्लियर केमिस्ट्री को खत्म कर दीजिएगा। जो भी आपके बचे हुए क्वेश्चंस हैं, आपके मॉड्यूल में केमिकल काइनेटिक्स में न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्वेश्चंस होंगे, वहां से आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, चलो फिर, चलो जी, फिर बस अब आज के लिए इतना ही, है ना। तो अगली 2 क्लासेस जो हैं, मंडे और ट्यूसडे, ये 2 क्लासेस हैं, इसमें हम लोग जो चैप्टर है उसको खत्म करेंगे, ठीक है ना। बहुत आराम से खत्म हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। लेकिन आज मैंने फिर भी 10 मिनट पहले छोड़ दिया, हमेशा नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, क्योंकि चैप्टर भी खत्म करना, और ऐसे खत्म करने वाले तरीके से खत्म नहीं करना। मैं एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में खत्म करना चाहता हूं, ऐसे नहीं कि क्लास के लास्ट में एकदम से लास्ट में भगा के खत्म कर रहा हूं, वो मैं नहीं चाहता हूं, है ना। बड़े आराम से हम लोग खत्म करना चाहते हैं। जो अगली जो 2 क्लासेस होंगी उसमें हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आज तो चलो कोई बात नहीं, ये है हालांकि छोटा, ये चैप्टर है ही ऐसा, थ्योरेटिकल चैप्टर है, कुछ बहुत ज्यादा इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह है नहीं, क्वेश्चंस वगैरह कुछ बनते नहीं है, थ्योरी है, उसको पढ़े जाओ, घिसते जाओ, बस याद हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो बेटा बस अपना सफर सिर्फ और सिर्फ अपना साथ, अभी के लिए 2 क्लासेस का और बचा है ना। फिर उसके बाद आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, फिर हम लोग वापस मिलेंगे कब? जब रिवीजन होगा, है ना। और उस समय मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग होंगे जो रिवीजन वाले टाइम आएंगे। ऑलराइट, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन है अभी तो 2 क्लासेस हैं और, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अभी कोई स्टोरी नहीं है भाई मेरे पास, मतलब इतनी सारी स्टोरी कहाँ से लेके आए, और अभी टाइम भी हो गया, मैं अभी क्लास खत्म करी तो मैं भी जल्दी करता हूँ ना, मेरी तो अगली भी क्लास है, ठीक है। चलो फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, परसों मंडे को हम लोग मिलेंगे। तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, जो बहुत जरूरी है बेटा, है ना। और
ये जो चेहरे पे मुस्कुराहट है उसको हमेशा बना के रखें, है ना। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, इंसान को मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए ना, एक जैसा रहना चाहिए, है ना। एक छोटी क्लासेस में, क्लास टेंथ में एक श्लोक पढ़ते थे। मुझे नहीं पता आप लोगों ने, आप में से कितने लोगों ने वो श्लोक पढ़ा है। संस्कृत का एक श्लोक हुआ करता था, संस्कृत में एक श्लोक हुआ करता था, है ना, कि उसकी स्टार्टिंग कुछ इस तरह से होती थी कि उदेति सविता ताम्र ताम्र एवास्तमेति च संपतो च विपतो च मैतामेक रूपता, है ना। ये संस्कृत का एक श्लोक था। क्या मतलब है इसका मतलब ये है, उदेति सविता, सविता बोला जाता है सूर्य को, है ना, कि जब सूर्य उगता है तब भी लाल लाल होता है ना, लाल लाल सा, है ना, लालिमा लिए होता है। उदेति सविता ताम्र ताम्र इवास्तमेति च संपतो च विपतो च मैतामेक रूपता, मतलब चाहे सूरज को आप उगते हुए देखो, चाहे उसको ढलते हुए देखो, वो हमेशा आपको एक जैसा दिखेगा। यस, उगने का मतलब है आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, और सूरज ढलने का मतलब है आपके जीवन में कुछ बुरा हो रहा है। लेकिन आपको आगे बोलता है कि जो महान लोग होते हैं, है ना, वो हमेशा चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वो एक जैसे रहने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को भी कोशिश यही करनी होती है ना। माना ये थोड़ा सा टाइम ऐसा होता है कि जब बच्चा जेई के लिए प्रिपेयर करता है तो अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसकी लाइफ में, है ना। लेकिन मतलब जो बच्चा इसमें अप्स एंड डाउन्स में, है ना, जैसे जैसे करते करते निकल जाता है ना, वो जेई में अच्छे रैंक ले आता है। और जो बस यहीं पर डाउन्स में फंस जाता है, वापस ऊपर नहीं आ पाता, उसको बहुत मुश्किल होती है। यस, चलिए फिर ठीक है। तो आज के ज्ञान की बात इतनी थी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम बेटा पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। चलिए फिर, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।